चैप्टर 1281 टू 1290। उसकी वर्तमान साधना के साथ वास्तव में एक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र गुरु के साथ संघर्ष करना पर्याप्त नहीं था। केवल जब उसने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 7वें स्तर पर कदम रखा, तभी वह वास्तव में आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, बूढ़े राक्षस, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या योजना बना रहे हैं? जब तक मैं अंदर जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से आपके खिलाफ साजिश रचूंगा। मुझे लुभाने के बारे में मत सोचो। मैंने कई षड्यंत्रकारी पुराने राक्षसों को देखा है। यदि आप मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते हैं तो आप अभी भी कुछ कमी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बाहरी दुनिया में उन पुरानी लोमड़ियों की तुलना में, हालांकि यह कीमती कालड्रॉन राक्षस दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहा था और उसकी अत्याचारी खेती थी, षड्यंत्र के मामले में वह येज़िवेन से तुलना भी नहीं कर सकता था। उन बूढ़े लोगों की तो बात ही छोड़ दे जो सभी जीवित थे। दिन की साजिश। क्या आप जल्दी से 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही विकसित नहीं करना चाहते हैं? इस समय कीमती कालड्रॉन राक्षस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और येज़िवेन को लुभाना चाहता था। हाँ, 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन की खेती के बारे में इतना मुश्किल क्या है? जब तक मैं तुम्हें अपने वश में कर लेता हूँ, तब तक मैं तुरंत छोटी छोटी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? येज़िवेन हंसी और थोड़ा उपहास के साथ बोली। लानत है, धिक्कार है, धिक्कार है। यह देखकर कि येज़िवेन ने उसके आर पार देख लिया था, कीमती कालड्रॉन राक्षस अचानक चिढ़ गया और बेहद उदास हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो येज़िवेन को धोखा नहीं दे सकता। अभी कोई कदम उठाना बहुत जल्दबाजी थी। उसे कोई कदम उठाने से पहले येज़िवेन के पास आने का इंतजार करना चाहिए था। उस स्थिति में वह निश्चित रूप से बच नहीं सकता था। धिक्कार है मानव योद्धा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। येज़िवेन हंसी और थोड़ा आराम से देखा। लेकिन मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। यदि यह आपके द्वारा छोड़ी गई विरासत के लिए नहीं होता, तो मेरे लिए इतने कम समय में सफलता प्राप्त करना असंभव होता। येज़िवेन के शब्दों ने कीमती कालड्रॉन राक्षस को तुरंत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। आप उस शक्ति को अवशोषित करना चाहते हैं? नहीं, नीच। कीमती कालड्रॉन राक्षस को लगभग तुरंत ही एहसास हो गया था कि येज़िवेन उस शक्ति को अवशोषित करना चाहता था। यदि वर्तमान येज़िवेन उसके लिए खतरा नहीं था, तो एक बार येज़िवेन सत्ता के उस हिस्से को अवशोषित कर लेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। ये जिंग ने केवल थोड़ी सी शक्ति अवशोषित की थी और उसकी शक्ति पहले से दोगुनी हो गई थी। यदि येज़िवेन इस शक्ति को अवशोषित कर लेती तो यह कितना भयानक होता। बस इसके बारे में सोचते ही उसका रंग बहुत बदल गया। यदि येज़िवेन इस शक्ति को अवशोषित कर लेती तो वह वास्तव में एक गतिरोध में होता। घृणित, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना नीच हूँ। क्या मैं आपकी तुलना कर सकता हूँ? अभी अभी आपके द्वारा मेरे खिलाफ लगभग साजिश रची गई थी, लेकिन आप वास्तव में बिना पलक झपकाए मेरे साथ सहयोग की बात कर सकते हैं। आप वास्तव में बेशर्म हैं। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा। फिर उसने कीमती कालड्रॉन मॉन्स्टर की नोक-झोंक पर ध्यान नहीं दिया। वह पानी में तैरते हुए मैट्रिक्स के बाहर हवा में पालती मारकर बैठ गया। अपने हाथों को चुटकी बजाते हुए उसने अचानक महसूस किया कि मैट्रिक्स अचानक गड़गड़ाहट और हिल रहा है। फिर प्रकाश की अनगिनत किरणों के साथ मैट्रिक्स हिल गया। फिर खजाने की ऊर्जा की एक धार शुद्ध ऊर्जा में बदल गई और तुरंत येज़िवेन के शरीर में उड़ेल दी गई। येज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उसकी शक्ति, जिसके बारे में उसने मूल रूप से सोचा था कि बढ़ नहीं सकती, वास्तव में धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनके पास सुधार के लिए बहुत जगह थी। येज़िवेन ने अपना मुंह चौड़ा किया और ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उसके द्वारा अवशोषित कर ली गईं। उसका निचला पेट स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर झुका हुआ था और फिर नीचे चपटा हुआ और फिर से धनुषाकार और फिर से नीचे चपटा हुआ। उनका शरीर एक अंतहीन पानी की टंकी की तरह था। ऊर्जा की कितनी भी धाराएं क्यों न हो, वह उसके शरीर द्वारा अवशोषित की जा सकती थी। बेशर्म इंसान। येज़िवेन को बड़ी घूंटों में अपनी शक्ति को अवशोषित करते देख कीमती देग राक्षस अचानक गुस्से में चिल्लाया। उनके शरीर की हर कोशिका इस ऊर्जा से भरी हुई थी। उसकी खेती धीरे धीरे बढ़ी और उसका चेहरा भी लाल हो गया। यह अनगिनत केशिकाओं के मौके पर विस्फोट का परिणाम था। यह कीमती कालड्रॉन मॉन्स्टर, हालांकि यह केवल आधे चरण वाले स्वर्ग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन यह दसियों हजार वर्षों के कमजोर पड़ने के बाद का परिणाम था। मूल रूप से वह स्वर्ग क्षेत्र का वास्तविक गुरु था। उनकी मार्शल शक्ति अवशोषित हो गई थी। भले ही इसे शुद्ध और परिष्कृत किया गया हो, फिर भी यह बहुत बड़ा था। येज़िवेन ने जल्द ही पता लगा लिया कि अगर उसका शरीर फट भी जाए तो भी उसके पास इस ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में यदि यह जारी रहा तो उसका शरीर वास्तव में उसी स्थान पर फट सकता है। जब कीमती कालड्रॉन राक्षस ने येज़िवेन की उपस्थिति देखी तो वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। आखिरकार वह कभी स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी था। हालांकि उनकी शक्ति वापस आ गई थी, फिर भी उनकी दृष्टि अभी भी बनी हुई थी।
वह तुरंत स्कैडेनफ्रूड में चिल्लाया, हा हा हा, मानव, देखें, प्रतिशोध है। तुम अभी भी मेरी शक्ति को अवशोषित करना चाहते हो। यह प्रतिशोध है, प्रतिशोध। ये सिवेन, तुम इस तरह आत्मसात नहीं कर सकते, वरना तुम फट सकते हो। येमो ने पहले क्षण में येज़िवेन की असामान्य स्थिति का भी पता लगा लिया। येज़िवेन समझ गए, लेकिन इस कीमती काल्ड्रॉन मॉन्स्टर की शक्ति वास्तव में बहुत जोरदार थी। यह उस हद तक जोरदार था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब वह रुक नहीं सका। धनुष पर बाण चलाना था। येज़िवेन ने एक लंबी गर्जना छोड़ी और उसके शरीर पर क्यूई और रक्त उछलकर बह गया। इस समय उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वह मौके पर ही तोड़ना चाहता था। जैसे ही उन्होंने इस शक्ति को आत्मसात किया, उन्होंने अवलोकन करने वाले व्यक्तिशास्त्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया और ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचना शुरू कर दिया। ये सिवेन, भले ही आप पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच जाते हैं, यह बेकार है। यहाँ तक अगर आप पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तो इस शक्ति को पूरी तरह से पचाना असंभव है। ये मोह दहाड़ता है। मुझे पता है, लेकिन मुझे वैसे भी तोड़ना है। चलो अब करते हैं, येज़िवेन ने उत्तर दिया, और फिर उसके शरीर की शक्ति 2 तरंगों में विभाजित होने लगी। एक लहर को अवलोकन करने वाले व्यक्तिशास्त्र द्वारा अवशोषित किया गया था और ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर तक पागलपन से तोड़ना शुरू कर दिया था। दूसरी लहर येशिवेन की छाती के मध्य तानतेन की ओर संकुचित होने लगी। धीरे धीरे यह एक छोटी सी गेंद में संकुचित हो गया। ठीक उसी तरह जब डेसोलेट ब्लड फ्रूट की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जा सकता था, उसे धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए एक ऊर्जा गेंद में परिवर्तित कर दिया गया था। यह सिर्फ इतना था कि उस समय उजाड़ रक्त फल स्वाभाविक रूप से बना था और औषधीय शक्ति इस कीमती काल्ड्रॉन राक्षस की शक्ति के रूप में बहुत दूर थी। अब येज़िवेन कृत्रिम रूप से एक एनर्जी बॉल बनाना चाहती थी। भले ही वह इसे अभी आत्मसात न कर सके, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में नहीं कर पाएगा। वह इसे भविष्य में धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए पूरी तरह से छोड़ सकता था। नींव के रूप में इस शक्ति के साथ येज़िवेन की साधना निश्चित रूप से एक बाघ के पंख जोड़ने जैसा होगा। जल्द ही वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक झटके में कदम रख सकेगा। आकस्मिक मुलाकात क्या थी? यह एक आकस्मिक मुलाकात थी। येमो ने कुछ देर तक देखा और अंत में येशिवेन की योजना को समझ गया। उसने महसूस किया कि येशिवेन वास्तव में थोड़ा पागल था। एक औसत व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि वे ची विचलन से पीड़ित होंगे। मल्टीटास्किंग ऐसी स्थिति में जहां शरीर के दोनों ओर मौके पर ही विस्फोट हो सकता है। केवल येज़िवेन, जिसके पास रहस्यमयी जगह थी, ऐसा कर सकती थी। मानव शरीर में एक कहावत थी कि 3 तानत्यन थे। ऊपरी तानत्यन मस्तिष्क में था, जो चेतना का समुद्र भी था। मध्य तानत्यन छाती में था और निचला तानत्यन वह तानत्यन था जिसके बारे में सभी सोचते थे कि वह निचले उदर में है। सामान्य लोग केवल निचले तानत्यन का उपयोग कर सकते थे और येज़िवेन ने भी शायद ही कभी मध्य तानत्यन का उपयोग किया था। हालांकि इस समय मध्य तानत्यन, जिसे आमतौर पर पॉलिश नहीं किया जाता था, को एक ही बार में इतनी ऊर्जा डालनी पड़ती थी। कठिनाई और दर्द की कल्पना की जा सकती है। येज़िवेन के चेहरे पर एक अत्यंत दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि यह बेहद अजीब था कि वह जितना अधिक दर्दनाक था उतना ही शांत महसूस कर रहा था। ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष अपने ऊपरी डैंटियन में अपनी भूमिका निभा रहा था। यह 7 रंगों वाली दिव्य रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था और इसने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया था। इसलिए वह अत्यधिक शांति और शांति बनाए हुए थे, भले ही वह अत्यधिक दर्द में थे। उसी समय उसका निचला तानत्यन लगातार अवलोकन करने वाले व्यक्तिशास्त्र का संचालन कर रहा था। यह पहले ही एक ब्रह्मांड में बदल चुका था। इस समय ऑब्जर्विंग पर्सन इंजील की कमान के तहत अनगिनत मार्शल शक्ति को अवशोषित किया गया और फिर युद्ध शक्ति में बदल दिया गया। वह ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर पर पहुंचे। ऐसी परिस्थितियों में उसके ऊपरी, मध्य और निचले तानत्यन पागलपन से काम कर रहे थे। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते और मौके पर ही विस्फोट हो जाता। केवल येज़िवेन ही मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ और रहस्यमयी जगह पर भरोसा करके मुश्किल से संतुलन को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि फिर भी यह अभी भी एक बहुत ही खतरनाक बात थी। इसलिए येमो को लगा कि येज़िवेन पागल है, नहीं तो वह इतना खतरनाक काम क्यों करेगा। लेकिन येज़िवेन के पास और कोई चारा नहीं था। तीर पहले से ही धनुष पर लग चुका था और उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। युद्ध की शक्ति उसके शरीर में एक धार की तरह दौड़ रही थी और वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था, अन्यथा उसके शरीर में शिरोबिंदु तुरंत नष्ट हो जाएंगे। अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो वह केवल पागल हो सकता था। इस समय कीमती काल्ड्रॉन दानव ने देखा कि येज़िवेन की मार्शल शक्ति लगातार बढ़ रही थी। यद्यपि उसके चेहरे पर दर्द की एक असामान्य अभिव्यक्ति थी, फिर भी 3 तानत्यनों की असामान्यता के कारण उसका पागल होने का जरा सा भी इरादा नहीं था। वह अचानक असामान्य रूप से उदास हो गया। मूल रूप से उसने सोचा था कि येशिवेन फट जाएगा और मर जाएगा।
यदि ये शिवेन वास्तव में विस्फोट करके मर गया तो यह उसके लिए भी अच्छी बात होगी। हालांकि वह इस वजह से बाहर जाने का अवसर भी खो देगा, फिर भी यह येज़िवेन के हाथों मरने और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को मिटा देने से बेहतर था। लेकिन अब वह बेहद उदास था। उसने देखा कि येशिवेन की मार्शल शक्ति बढ़ती जा रही है और अंत में धीरे धीरे बंद हो गया। हालांकि वह खुश नहीं था, इसके बजाय वह और भी घबरा गया, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि यह येशिवेन का शरीर विस्फोट नहीं था, लेकिन यह दर्शाता था कि येशिवेन की मार्शल शक्ति चरम पर पहुंच गई थी और वह टूटने वाला था। निश्चित रूप से जब येशिवेन की मार्शल शक्ति का बढ़ना बंद हो गया तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव प्रकट हुआ। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। पलक झपकते ही येशिवेन 1 महीने से अधिक समय से इसी तरह पालथी मारकर बैठी थी। वह गतिहीन था, एक मूर्ति की तरह। आसपास की नदियों की अनगिनत संक्षारक धाराएं अपने ऊपर प्रवाहित करने के बावजूद वे निश्चल थे। एक अज्ञात समय के बाद अचानक येशिवेन के शरीर से एक अत्याचारी आभा फूट पड़ी। यह अनगिनत जलप्रपातों को बहा ले गया और सीधे नदी से बाहर निकल गया। येशिवेन की आभा आखिरकार 1 महीने तक बिल्कुल नहीं हिलने के बाद पागल हो गई। कीमती काल्ड्रॉन मॉन्स्टर नग्न आंखों से येशिवेन की बढ़ती आभा को लगभग देख सकता था। ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर की बाधा को पार करने के बाद येशिवेन की शक्ति अंत में अब प्रतिबंधित नहीं थी और उसने कीमती काल्ड्रॉन राक्षस की शक्ति को पागलपन से अवशोषित कर लिया। उसकी खेती बिल्कुल भी नहीं रुकी। यह स्तर दर स्तर ऊपर उठता गया, चरम सीमा तक भयानक। हालांकि वह ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी येशिवेन नहीं हिला। इस तरह पूरे 10 दिनों के बाद येशिवेन आखिरकार रुक ही गई। वह पारगमन दायरे के 7वें स्तर की चोटी पर चढ़ गया था और गठन में सीलबंद खजाने वाले कॉल्ड्रॉन राक्षस की शक्ति पूरी तरह से अपने शरीर में अवशोषित हो गई थी। हालांकि उसने शक्ति का 10वां हिस्सा भी ग्रहण नहीं किया था, यह पहले से ही एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। जैसे जैसे उसकी खेती तेजी से बढ़ी, यह शक्ति देर सबेर पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगी। हालांकि उन्होंने अभी भी भावना के साथ आह भरी। किसी को पता होना चाहिए कि उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए 100 गुना या कुछ 100 गुना अधिक कठिन था। हालांकि इस शक्ति को आत्मसात करने के बाद उनकी साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उन्होंने खुद भी इतनी तेजी से इसकी उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार यह कीमती काल्ड्रॉन राक्षस कभी एक दिव्य क्षेत्र का कीमती दानव था और इसकी शक्ति को सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। यह निश्चित तौर पर नकली नहीं था। अब जबकि उसकी सैन्य शक्ति इस हद तक वापस आ गई थी, इस सारी सैन्य शक्ति को जैन पद्धति में सील कर दिया गया था और अब यह सब येशिवेन द्वारा अपने मध्य तानतेन में समाहित कर लिया गया था और रहस्यमय स्थान द्वारा लगातार दबाया जा रहा था। अन्यथा यह मार्शल शक्ति उसके शरीर के अंदर मौके पर ही फट सकती थी। वह थोड़ा आगे बढ़ा और उसके पूरे शरीर से पटाखों की तरह चटचटाहट की आवाज निकली। इतनी देर तक न हिलने के बाद उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा कि जंग लगने वाली है। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पहले की तुलना में यह बिल्कुल समान नहीं था। यह ज्ञात होना चाहिए कि पहले येशिवेन केवल पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब उन्होंने एक और स्तर पार कर लिया था। कोई सोच सकता है कि उसने कितनी प्रगति की है। येशिवेन ने खजाने वाले दानव को देखा। अभी कुछ देर पहले ही वह इस खजाने वाले राक्षस के हमले से दहशत में भागने को मजबूर हो गया था, लेकिन अब बात कुछ और थी। उनके कौशल में पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन आया था। उन्होंने फॉर्मेशन को खोलने के बजाय सीधे हटा दिया। हालांकि उसकी आकृति लंबी नहीं थी, फिर भी वह पहाड़ की तरह भव्य था। वह नदी के तल पर उतरा और शांति से कीमती काल्ड्रॉन दानव को देखा। कीमती काल्ड्रॉन दानव बीस्ट को यह देखकर खुशी नहीं हुई जब उसने देखा कि येशिवेन ने व्यूह रचना को हटा दिया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि येशिवेन में सरणी गठन को हटाने का आत्मविश्वास था। हालांकि उसके मुंह के कोने में एक उपहास कौंध गया। उसकी राय में येशिवेन अभी भी बहुत अहंकारी थी। चूंकि आप इस गठन को हटाने की हिम्मत करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप में बहुत आश्वस्त हैं। कीमती देग दानव ने उपहास किया और कहा, बेशक, क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा ही हूं? यह सब आपके उपहार के लिए धन्यवाद है। अन्यथा मेरी साधना पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर से एक झटके में पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर तक कैसे पहुंच सकती है? येशिवेन अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था, सिर से पांव तक एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 6ठे स्तर से ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर तक, हालांकि जीवन की प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, उसके लिए यह एक झपट्टा मारकर दूसरी चोटी पर छलांग लगाने जैसा था। संक्षारक नदी का पानी जो उसे पहले बेहद दयनीय बना देता था, अब उसके लिए उतनी चिंता का विषय नहीं रह गया था। उसके मन में इस नदी के पानी को बहा ले जाने का भी विचार आया था। ये मोह, इस नदी के पानी का एक हिस्सा बाद में अपने साथ ले जाना। मैं इस नदी के पानी का उपयोग अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए करना चाहता हूं। हालांकि यह वास्तव में
अत्याचारी शरीर शास्त्र के 10वें स्तर को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। समय के साथ भविष्य में प्रभाव जमा हो जाएगा। देर सवेर यह उपयोगी होगा। येज़िवेन ने ये मुंह से कहा। वह वास्तव में इस नदी के पानी का उपयोग अपने शरीर को संयत करने के लिए करना चाहता था। हर किसी को यह जानना होगा कि येज़िवेन का वर्तमान शरीर पहले से ही बहुत अत्याचारी था। यह भी कहा जा सकता है कि यदि यह एक गहन लड़ाई नहीं होती तो वास्तव में उसके शरीर को चोट पहुंचाना बहुत कठिन होता। जब तक यह उसके और जिन्हाई लूज कल्टीवेटर के बीच पहले की तरह की लड़ाई नहीं होती तब तक उसे चोट पहुंचाना संभव होगा। ये जिंग के साथ लड़ाई की तरह उसे चोट पहुंचाना बिल्कुल भी असंभव था। उनके अत्याचारी शरीर शास्त्र की अत्याचारी ताकत निश्चित रूप से मजाक नहीं थी। दूसरे शब्दों में, सामान्य परिस्थितियों में उसके शरीर को वास्तव में संयमित करना पहले से ही बहुत कठिन था। चाकुओं और कुल्हाड़ियों का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि वह अपने शरीर को संयत करने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग नहीं करता। हालांकि स्वर्ग का प्रतिशोध सड़क के किनारे गो भी नहीं था, यह हमेशा था। यह संक्षारक नदी का पानी बहुत अच्छा विकल्प था। अगर वह दिव्यता का विरोध किए बिना दिन रात उसमें डूबा रहे तो शायद यह उसके शरीर के तड़के के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अंतरिक्ष तूफान भी था। वे दोनों उसके शरीर को संयमित करने के अच्छे तरीके थे। बात बस इतनी थी कि वह अंतरिक्ष तूफान को दूर नहीं ले जा सका। यह एक बुरा विचार नहीं है। हालांकि सबसे अच्छा तरीका दानव डोमेन पर जाना है प्राचीन बैरेंस महाद्वीप की तुलना में। हालांकि दानव डोमेन में राक्षसी आभा और विभिन्न जीव हैं जो राक्षसी आभा से पैदा हुए हैं, यह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप की तुलना में वास्तव में बंजर है। रहने का वातावरण बेहद कठोर है और राक्षसी आभा आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक हिंसक है। येमो ने कहा, वास्तव में केवल इन जगहों पर आपके अत्याचारी शरीर को संयमित कर सकता है। तुमो हमेशा उसे दानव डोमेन में जाने के लिए ललचा रहा था। शुरुआती दिनों में वह येज़िवेन को एक मानव दानव में विकसित करना चाहता था ताकि वह एक दिन दानव डोमेन पर शासन कर सके और दानव डोमेन का सम्राट बन सके। हालांकि यह अब अलग था। येज़िवेन के साथ इतने सालों तक रहने के बाद वो येज़िवेन के मिजाज को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि येज़िवेन को निर्णायक माना जा सकता था और वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक बुरा व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उसके लिए अपनी जाति को धोखा देना और दानव डोमेन में शामिल होना असंभव था। हालांकि वह अभी भी चाहता था कि येज़िवेन दानव डोमेन में जाए, क्योंकि दानव डोमेन न केवल येज़िवेन की खेती को संयमित कर सकता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि येमो के अनुसार उनके पूर्व गुरु महान दानव राजा कुछ में बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए थे। दानव डोमेन में स्थान, यदि येज़िवेन धन को जब्त कर सकता है तो उसे भविष्य में खेती के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार ये दानव राजा द्वारा छोड़े गए खजाने थे। यहाँ तक पूरे दानव क्षेत्र में अभी भी अनगिनत राक्षस थे जो भूतपूर्व दानव राजा द्वारा छोड़े गए खजानों का लालच कर रहे थे। यदि येज़िवेन नहीं जाते तो यह उन राक्षसों के लिए सुविधाजनक होता। अगर वे वास्तव में इसे पा लेते तो येज़िवेन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इस मामले के खत्म होने के बाद मैं डेमन डोमेन में जा सकता हूँ। येज़िवेन ने सिर हिलाया। बेशक यह सब दिव्य भावना के माध्यम से संप्रेषित किया गया था, इसलिए कीमती देख दानव राजा को पता नहीं था। हालांकि जब उसने येज़िवेन की बातें सुनी तो उसका रंग अचानक बदसूरत हो गया। आखिरकार येज़िवेन ने एक ही झटके में तोड़ने की अपनी शक्ति को अवशोषित कर लिया था। इसके अलावा उसकी शक्ति इतने वर्षों से शुद्ध थी, इसलिए उसे डर नहीं था कि जटिलता के कारण उसकी शक्ति अशुद्ध हो जाएगी। इस समय कीमती कालड्रॉन दानव राजा ने येज़िवेन की उपहास करते हुए कहा, इसमें गर्व करने के लिए क्या है। हालांकि आपने इस बूढ़े आदमी की शक्ति को अवशोषित कर लिया है और आपकी शक्ति आसमान छू गई है, लेकिन इसका क्या उपयोग है? इसके बाद यह बूढ़ा तुम्हें मार देगा, यह बूढ़ा तुम्हें निगल जाएगा। तो यह बूढ़ा न केवल मेरी खोई हुई शक्ति को फिर से भर सकेगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बूढ़ा आपकी शक्ति को जीवित निगल सकेगा। उस समय दिव्य सत्ता क्षेत्र में कदम रखना केवल कुछ ही समय की बात होगी। मूल रूप से भले ही मैंने तुम्हें मार दिया हो, इस बूढ़े आदमी के पास इस मैट्रिक्स को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए धन्यवाद, यह बूढ़ा इससे बचने में सक्षम था। जी, चूंकि आपने इस बूढ़े आदमी को जाने दिया, यह बूढ़ा अब आपको अपने आखिरी शब्द कहने का मौका देगा। अंतिम शब्द? हा, अंत में अंतिम शब्दों की जरूरत किसे है? येज़िवेन एक महान गुरु के आचरण के साथ अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था। उसने कीमती कालड्रॉन दानव राजा की धमकी को दिल पर नहीं लिया। लड़का, यह मत सोचो कि तुम इस बूढ़े आदमी के सामने सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हो क्योंकि तुमने 2 दिनों के लिए मार्शल आर्ट सीख लिया है। यह बूढ़ा आदमी एक समय में दिव्य प्राणी विशेषज्ञ था और किसी भी आधे अधूरे कानून चरण विशेषज्ञ से अलग है। तुम्हें देखा गया है, उसी दायरे में यह बूढ़ा उन्हें मारता है जैसे मुर्गे और कुत्ते काटे जाते हैं। वे मेरे विरोधी बिल्कुल भी नहीं हैं। कीमती कालड्रॉन दानव राजा ने येज़िवेन को देखते हुए ठंडेपन से कहा, संयोग से मैं भी वही हूँ।
फिर हम असली लड़ाई क्यों नहीं करते? ये ज़िवेन कीमती देग दानव राजा के शब्दों से भयभीत नहीं थे। उसकी नज़र में यह कीमती देग दानव राजा पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था और उसने वास्तव में यह कहने का साहस किया कि वह उसे जीवित निगल जाएगा। यह उन लोगों से भी अधिक शातिर था जिन्होंने मानव चिकित्सा को परिष्कृत किया। हम्फ, इस समय बहुमूल्य देग दानव राजा ने ठंडेपन से सूंघ लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वास्तव में सीधे अंतरिक्ष को फाड़ दिया। तुरंत एक शिवेन के सामने झपट पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गति बहुत तेज थी, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि अंतरिक्ष के नियमों के एक हिस्से का उपयोग करते हुए वह वास्तव में वहां पहुंचने के लिए शून्यता को पार कर गया था। इस प्रकार लगभग कोई समय अंतराल नहीं था। सामान्य विशेषज्ञ स्वर्ग टियर में आधा कदम भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। केवल स्वर्ग के स्तर के सच्चे विशेषज्ञ ही ऐसा करने में सक्षम होंगे। कीमती देग दानव राजा के चेहरे से कुछ हद तक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। इस लड़के ने वास्तव में उसे नीचे देखने का साहस किया। अब वह चाहता था कि वह यह समझे कि यद्यपि वे दोनों आधे कदम दिव्य प्रारंभिक चरण थे, फिर भी उनमें और उन सामान्य लोगों में क्या अंतर था। वह एक विशेषज्ञ था जो एक बार एक झपट्टा मारकर दिव्य सत्ता के दायरे में पहुंच गया था। उनके कौशल वापस आ गए थे, लेकिन सभी प्रकार के क्षेत्र और मार्शल आर्ट अभी भी मौजूद थे। भले ही उसे पर्याप्त समय दिया गया हो, वह एक बार फिर बिना किसी बाधा के दिव्य जगत में कदम रखेगा। यह उनका सबसे अत्याचारी पहलू था। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं और तुरंत एक विशाल प्राचीन कांस्य कड़ाही में बदल गया जो हवा से ये ज़िवेन की ओर टूटा। यह लोगों को दबाने के लिए बल प्रयोग का तरीका भी था। और ये शिवेन की आंखों में कुछ आश्चर्य के साथ चमक आ गई। जाहिर है उन्होंने इस कीमती हंडा दानव राजा की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने अभी भी पहले क्षण में प्रतिक्रिया व्यक्त की और सीधे अपने हाथों को फैलाया। तुरंत उसके सामने एक सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार की व्यवस्था की। डांग, एक जोर से भिनभिनाहट की आवाज निकली और सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार वास्तव में प्राचीन कांस्य देग के हमले से फट गई। ये ज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है और तुरंत थोड़ा चौंक गया। अपने वर्तमान अत्याचारी शरीर के साथ जब तक कि प्रतिद्वंद्वी का दायरा उससे बहुत अधिक नहीं होता, तब तक वे उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह कीमती कॉलड्रॉन दानव गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर की तुलना में अधिक अत्याचारी था, लेकिन उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। यदि वह अभी गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर से मिलता तो वह उसे आसानी से घायल कर सकता था, लेकिन यह कीमती कॉलड्रॉन दानव गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। मारपीट के साथ ही यह साफ हो गया। कीमती कॉलड्रॉन दानव की तुलना में गोल्डन सी लूज प्रैक्टिशनर केवल एक सामान्य कचरा, एक छोटा तलना था। वह अब कुछ हद तक समझ गया था कि कीमती कॉलड्रॉन दानव का असली तुरुप का पत्ता क्या था। एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ, भले ही वह एक पूर्व स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उसके पास आधे कदम वाले स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ की अकल्पनीय शक्ति थी। स्वर्ग श्रेणी के एक सच्चे विशेषज्ञ का एक कमजोर संस्करण। ये ज़िवेन तुरंत उत्साहित हो गए। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक सच्चे स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में बिल्कुल असमर्थ था, लेकिन अब उसके पास स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ मारपीट करने का अवसर था। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था? यदि यह एक सामान्य स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो एक मुक्का उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होता और दूसरा मुक्का उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन यह कीमती देग दानव अलग था। उसके पास मार्शल आर्ट का अनुभव और एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ का क्षेत्र था, लेकिन उसकी ताकत इतनी अत्याचारी नहीं थी। वह बस सबसे अच्छा विरोधी था। कीमती कॉलड्रॉन दानव नहीं जानता था कि एक शिवेन के दिल में वह पहले से ही सबसे अच्छा मुक्केबाजी साथी बन गया था, लेकिन इसने ये ज़िवेन को मारने की उसकी इच्छा में बाधा नहीं डाली। वह बस आसमान की ओर देखना और दहाड़ना चाहता था। इतने सालों के बाद आखिरकार उन्हें बाहर जाने का मौका मिला, और यह सब ये ज़िवेन उसके सामने लाया था। अगर उसने उसका ठीक से मनोरंजन नहीं किया तो वह इतने सालों के दर्द को कम कर देगा। उन्होंने एक बार फिर हमला किया। उसने एक मुक्का मारा और यह एक बार फिर एक प्राचीन कांस्य देग में बदल गया। बूम! एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी की ऊर्जा ने दर्जनों मील की दूरी को शक्तिशाली रूप से नष्ट कर दिया। इसने विशाल आकाश को पार किया और तुरंत एक शिवेन की ओर फटा। उनका भौतिक शरीर अपने आप में एक सर्वोच्च श्रेणी का स्वर्ग क्षेत्र जादू का उपकरण था जो अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। कोई भी जादू का उपकरण उसके लिए क्षणभंगुर था। वह स्वयं सबसे बड़ा जादुई उपकरण था। हालांकि एक शिवेन के हाव भाव गंभीर थे, लेकिन उसकी हरकतों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसके पैर की उंगलियां लगातार थपकी दे रही थीं और उसके शरीर पर ची तुरंत उबल पड़ी। युद्ध के ठंडे देवता की तरह सभी दिशाएं हिल गईं। ये क्वन के पास कोई जादुई उपकरण नहीं था। उसकी 5 अंगुलियों ने एक मुट्ठी बनाई जिससे दिल को छू लेने वाली आभा निकली। इस कीमती हंडा दानव की ताकत बहुत अत्याचारी थी। हाफ सटेप स्वर्ग क्षेत्र के साधारण शुरुआती चरण के मास्टर अपनी मुट्ठी को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। एक और मुट्ठी और वे मारे जाएंगे।
कीमती हंडा दानव जानवर के हमले के सामने येज़िवेन के शरीर पर सभी देवता तुरंत ऊर्जा के एक स्तंभ में संघनित हो गए, जो नदी के अवरोध से टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल आकाश को भेद जाएगा। यह पूरी तरह से नदी के तल को ठंडा करते हुए हिंसक रूप से बढ़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ एक सुनहरा समुद्र प्रकट हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वर्ण साम्राज्य में आ गया हो। कालड्रॉन दानव जानवर का हमला और करीब आ गया। उस प्राचीन कड़ाही से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा खालीपन ढह गया। हालांकि स्थानिक कानूनों द्वारा इसकी तुरंत मरम्मत की गई थी, फिर भी कोई यह देख सकता था कि कालड्रॉन दानव बीस्ट का हमला कितना भयानक था। मुट्ठी की ऊर्जा ने एक सियान महासागर को उड़ा दिया और एक जबरदस्त तरीके से येकशिवेन की ओर बढ़ गई। येकशिवेन ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। अनगिनत दिव्य तरंगे तुरंत उसके पैरों के नीचे घनीभूत हो गईं, सीधे जादू की तलवारों में संघनित हो गईं और फिर कीमती देग दानव जानवर की ओर फिसल गईं। बूम! सियान क्यूई है और येज़िवेन की स्वॉर्ड की धार नदी में हवा में टकरा गई। भयानक शक्ति सीधे नदी की सतह पर पागल लहरों को सेट करती है। पलक झपकते ही वे दोनों असीम नदी को पार कर एक दूसरे के सामने आ पहुंचे। भाई मरो! कीमती देग दानव जानवर दुर्भावना से हंसा और दहाड़ा। वह सारी शर्म और तकलीफों को डालना चाहता था जो एक कबीले के वरिष्ठों ने उसे येज़िवेन पर दी थी। उस क्षण उनके शरीर पर आभा पूरी तरह से फैल गई थी। पूर्व आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी। उसकी मुट्ठी की ऊर्जा पहाड़ की तरह विशाल आकाश को काटती हुई और येकशिवेन के सामने की ओर बह गई। इस समय येज़िवेन के शरीर से भी भयानक रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ में एक जादुई तलवार बन गई और वह आसमान से नीचे गिरा। बूम! मुट्ठी ऊर्जा और तलवार का इरादा शून्य में भयंकर रूप से टकराया और शून्य तुरंत रह गया। नदी की अनगिनत धाराएं भी तुरंत उस स्थानिक दरार में आ गईं और यहां तक कि अराजकता का भी शिकार हो गया। दोनों पक्ष एक कदम पीछे हट गए, एक दूसरे को देखते ही कुछ हक्का बक्का रह गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के शरीर की अत्याचारी ताकत से कुछ सहमे हुए थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह ऐसा दृश्य होगा, विशेष रूप से कीमती कालड्रॉन दानव जानवर। वह बहुत स्पष्ट था कि उसके शरीर को एक शीर्ष दिव्य क्षेत्र जादू उपकरण कहा जा सकता है। भले ही उसकी साधना पीछे चली गई हो, उसके शरीर की ताकत में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। इस समय उसके पास वास्तव में बढ़त हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उनमें से किसी के पास भी एक दूसरे की सराहना करने का तथाकथित विचार नहीं था। इसके विपरीत उनकी आंखों में और भी अधिक हिंसक हत्या का इरादा छलक रहा था। कीमती कालड्रॉन दानव बीस्ट इतने सालों से अपने असंतोष को बाहर निकालना चाहता था और येज़िवेन ने खुद को गुस्सा दिलाने के लिए कीमती कालड्रॉन दानव बीस्ट को एक सान के पत्थर के रूप में भी इस्तेमाल किया। इस कीमती कालड्रॉन दानव बीस्ट के माध्यम से वह दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की अत्याचारी ताकत का अध्ययन करेगा। भाई, आप किस प्रकार की साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? इस शरीर में जरा सी भी कमी नहीं है। कीमती कालड्रॉन दानव बीस्ट के पास जीत का थैला लग रहा था, इसलिए इस समय भी वह अभी भी बहुत आराम से दिख रहा था। कम से कम तुमसे ज्यादा मजबूत, येज़िवेन ने उपहास किया और उसके हाथ में लंबी तलवार ने फिर से हमला किया। एक गोल्डन ड्रैगन की तरह इसने एक अतुलनीय रूप से भयानक अत्याचारी आभा बिखेर दी। एक पल में इसने लहरों को विभाजित कर दिया। कीमती कालड्रॉन दानव बीस्ट की ओर बढ़ गया। मुझसे ज्यादा मजबूत? हाँ, क्या मजाक है? कीमती कालड्रॉन दानव बीस्ट ने उपहास किया। हंडा दुनिया को हिलाता है। उद्धरण चिन्ह। उसने एक मुट्ठी उड़ाई और मौके पर एक राक्षसी विशाल देग दिखाई दी। यह येज़िवेन की ओर एक पहाड़ की तरह नीचे दब गया, मानो यह वास्तव में दुनिया की सभी बुराइयों को दबा देना चाहता हो। बूम! तलवार क्यूई और कड़ाही मौके पर ही टकरा गई और असीम शक्ति एक पल में फैल गई। आकाशीय क्षेत्र में आधे कदम पर विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई ने सीधे पूरी नदी को पागल कर दिया, जैसे कि दो राक्षस उसमें लड़ रहे हों। उनके स्तर पर चाहे किसी भी प्रकार की काया हो, उन्हें प्रतिबंधित करना असंभव था। मरना! कीमती देग दानव जानवर ने सीधे विशाल देग को उठा लिया और एक बार फिर उसे नीचे गिरा दिया। उसके सामने कोई भी उत्तम चाल सभी क्षणभंगुर बादल थे। जब तक वह टूटेगा, यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इसे लें या नहीं। यदि आपने इसे नहीं लिया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यदि आप इसे ले लेते हैं तो वह आसानी से आपकी चालों की लय का नेतृत्व करेगा और अंत में आप उसके द्वारा मारे जाएंगे। महान मार्ग सबसे सरल था और यही सत्य था। मार्शल आर्ट की खेती के अंत में यह मार्शल आर्ट की समझ के बीच एक प्रतियोगिता थी और येज़िवेन पूरी तरह से दबा हुआ लग रहा था, लगातार बचाव कर रहा था। एक लंबी तलवार उसके पूरे शरीर की रक्षा कर रही थी ताकि पानी की एक बूंद भी न घुस सके। बहुत तेजी से बूम 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 दोनों के बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी, जिससे नदी के बाहर सभी रास्ते मारे गए। अचानक उनके सामने एक तेज रोशनी हुई और एक पल में वे पहले ही खजाने में वापस आ गए थे। नदी से बाहर दोनों पक्ष और भी अधिक बेईमान थे, क्योंकि कोई संक्षारक नदी का पानी नहीं था,
इसलिए दोनों पक्षों ने और भी अधिक बेईमानी से लड़ाई लड़ी और नदी के पानी के क्षरण का विरोध करने के लिए पीछे हटने की आवश्यकता नहीं थी। जब कीमती कॉल्ड्रॉन दानव बीस्ट लड़े तो वह एक बूढ़े पागल की तरह था जो निर्वात को चकनाचूर कर रहा था। उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उछल पड़ा, पहाड़ की तरह आसमान से गिर गया। ये जिवेन का बड़ा हाथ तुरंत निकल गया। ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर, तू जिवेन जोर से चिल्लाया और तुरंत ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर लॉन्च किया। एक विशाल ड्रैगन पंजे में परिवर्तित हो गया और कीमती कॉल्ड्रॉन दानव बीस्ट की ओर बढ़ गया। उन दोनों की ताकत एक पहाड़ को खींचने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी और एक आकस्मिक प्रहार एक तारे को गिरा सकता था। वे दोनों अत्याचारी विशेषज्ञ थे जो अपने भौतिक शरीर के लिए प्रसिद्ध थे। यह भी कहा जा सकता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति उनसे मिलता है तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करती है, क्योंकि उनके भौतिक शरीर अत्यधिक अत्याचारी थे। एक साधारण व्यक्ति के लिए उन्हें घायल करना भी कठिन था। ये जिवेन ने यह भी महसूस किया कि उसका हाथ थोड़ा सुन्न था। इस कीमती देग दानव जानवर की ताकत अत्याचारी नहीं थी, लेकिन इसकी ताकत निश्चित रूप से एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी, जैसे उसकी पीठ पर एक कछुए का खोल ले जाना और बस इसे तोड़ नहीं सकता था। ये जिवेन, उसका शरीर एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग चरण प्राचीन कड़ाही है। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ उसे नष्ट करना असंभव है। ये मो ने विश्लेषण किया। वास्तव में कीमती कॉल्ड्रॉन दानव बीस्ट ये जिवेन के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका शरीर वास्तव में अत्याचारी था, लेकिन उसकी विस्फोटक शक्ति ये जिवेन की तुलना में कहीं अधिक खराब थी, इसलिए उसके लिए ये जिवेन को घायल करना असंभव था। इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि उसका क्षेत्र ये जिवेन की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था, वह केवल ये जिवेन के बराबर था, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन साथ ही ये जिवेन भी इस कीमती कॉल्ड्रॉन दानव बीस्ट के लिए कुछ नहीं कर सका। हालांकि उसकी विस्फोटक शक्ति काफी मजबूत थी, यह स्पष्ट रूप से इस कीमती कॉल्ड्रॉन दानव बीस्ट को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि यह लड़ाई जारी रही तो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अनिवार्य रूप से एक लंबे युद्ध में विकसित हो जाएगी और परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। वह इस खजाना घर में इस कीमती देग दानव जानवर के साथ एक लंबे युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं आया था। तो यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो कुंजी उसकी आत्मा को नष्ट करना है, और उसकी आत्मा को नष्ट करना है। वह केवल एक दिव्य उपकरण हो सकता है और कुछ नहीं। येमो ने कहा। येमो की तरह त्यान्युवान मिरा एक भयानक शैतान था, लेकिन येमो के बिना त्यान्युवान मिरा सिर्फ एक जादू का उपकरण था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके और येमो के बीच कोई अंतर नहीं था। मैं आपको यह देखने दूंगा कि आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ का साधन क्या कहलाता है। कीमती कॉल्ड्रॉन दानव जानवर ने उपहास किया, एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत शून्य को चकनाचूर कर दिया। वर्चस्व की एक दबंग और अत्याचारी आभा बह गई, और एक अंतहीन प्राचीन आभा बह गई, मानो आकाश को छिपा रही हो और पृथ्वी को ढंक रही हो। ये जिवेन ने अपना हाथ फैलाया और एक जादुई तलवार धीरे धीरे उसके ऊपर घनीभूत हो गई। फिर अनगिनत लपटों ने सीधे जादू की तलवार को ढंक दिया और जादू की तलवार पागलपन से उसकी हथेली पर घूमने लगी। एक विशाल गुंजन की आवाज ने आकाश में प्रवेश किया और यहां तक दूर के कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। इतना बड़ा संग्राम, यदि यह कहा जा सके कि नदी के तल में जल का आच्छादन था, तो वह अब सीधे आकाश में दिखाई देने लगा। मैं तुम्हें एक तलवार से तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। ये जिवेन की सीटी की आवाज आकाश में प्रवेश कर गई और सभी दिशाओं में हिल गई। शुआ, तू जिवेन की आकृति गायब होती दिख रही थी और हवा और गड़गड़ाहट की अनगिनत आवाजों के साथ कीमती देग दानव जानवर के सामने प्रकट हुई। तेज तेज तेज, ये जिवेन की गति को केवल तेज ही कहा जा सकता है। एक क्षण में ही वह उसके सामने प्रकट हो चुका था। कीमती कॉल्ड्रॉन दानव की दृष्टि में यह गति लगभग उसकी अपनी टेलीपोर्टेशन गति के समान थी, लेकिन वह हर समय टेलीपोर्ट नहीं कर सका। उसके टेलीपोर्टेशन को शून्य को फाड़ने की जरूरत थी, और उसके लिए, जो अब एक दिव्य प्राणी विशेषज्ञ नहीं था, शून्य को तोड़ना बिल्कुल मुश्किल काम था। हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसलिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग किसी भी समय और स्थान पर नहीं किया जा सकता था, और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। ये जिवेन की गति की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। ये जिवेन के बिजली के पंखों को लॉन्च किया गया था और कम दूरी में उसकी गति टेलीपोर्टेशन की गति से कम नहीं थी। यह भी मौलिक कारण था कि क्यों ये जिवेन सम्राट चेन के खिलाफ लड़ सकती थी, जो टेलीपोर्ट कर सकता था। बेशक अगर दूरी बहुत लंबी होती तो अंतर जल्दी ही स्पष्ट हो जाता। लाइटनिंग विंग्स उसे केवल कुछ ही दूरी के भीतर जाने की अनुमति दे सकते थे, लेकिन टेलीपोर्टेशन उसे टेलीपोर्ट करने की अनुमति दे सकता था, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। जब तक वह इसका समर्थन कर सकता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। एक सेलेस्टियल बीइंग विशेषज्ञ के लिए कम दूरी में टेलीपोर्टेशन कोई समस्या नहीं थी। यह थोड़ी अधिक मार्शल शक्ति का उपभोग करने से ज्यादा कुछ नहीं था। बेशकीमती देग दानव चुपके से चौंक गया था। इस समय उसने ये शिवेन को और कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पिछले आदान प्रदान से वह देख सकता था कि ये जिवेन की अत्याचारी ताकत औसत हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग विशेषज्ञ से कहीं बेहतर थी।
येज़िवेन के हाथ में तलवार, जो आसमान में एक अजीब सी लौ से जल रही थी, तुरंत आसमान को आग के समुद्र में बदल रही थी। इस तरह की लौ ने कीमती हंडा दानव को गुप्त रूप से भय का एहसास कराया। आखिरकार उसके जैसे जादू के खजाने से बदल गया। कीमती दानव बिजली से नहीं डरता था, कमजोर पानी से नहीं डरता था, लेकिन आग से डरता था, क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार का जादुई खजाना हो, वे सब आग से गढ़े गए हैं। उनके लिए यह एक स्वाभाविक अभिशाप था। इसके अलावा इस तरह की लौ ने उन्हें अत्यधिक खतरे का आभास कराया। उसे नहीं पता था कि खतरे का यह एहसास कहाँ से आया। यह पूर्व दिव्य प्राणी विशेषज्ञ के रूप में एक प्रकार का अंतर्ज्ञान हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस अंतर्ज्ञान पर बहुत भरोसा किया। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन साथ ही उसने लगातार अपनी मुक्कों से वार किया। येज़िवेन के आगे के कदमों में बाधा डाल रहा था, लेकिन येज़िवेन की पूरी गति का सामना करने पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भले ही वह टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन गति के मामले में वह ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान में नहीं था। लेकिन बिजली के पंखों के साथ येज़िवेन की गति उसकी समग्र गति में दिखाई दे रही थी। चाहे वह हमले की गति हो या प्रतिक्रिया की गति, यह कीमती देग दानव की कल्पना से बहुत परे था। कीमती देग दानव जानवर लगातार पीछे हट गया। मुट्ठी की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में लिपटी हुई थी। हालांकि प्रत्येक मुट्ठी येज़िवेन के हमले को रोक सकती थी, मार्शल आर्ट के अनुभव और हेवन टियर के दायरे पर भरोसा करते हुए वह अस्थायी रूप से एक अजेय स्थिति में था। लेकिन येज़िवेन का आक्रमण टासल हड्डी में एक कीड़े की तरह था, जो लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने उसे जाने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसने उसे कसकर उलझा लिया। उस समय वह भी, जो कभी स्वर्ग के टियर का विशेषज्ञ हुआ करता था, अत्यंत उदास महसूस कर रहा था। वह लड़ाई में पहल करने में पूरी तरह से असमर्थ था। यह ऐसा था जैसे उसका भौतिक शरीर इस स्थान पर कुछ बेकार हो गया हो। मुख्य कारण यह था कि येज़िवेन की तलवार की लौ बहुत अजीब थी। इसने आकाश में एक छेद जला दिया था और अनगिनत कीमती ऊर्जाओं को जला दिया गया था। यह किस प्रकार की विचित्र ज्वाला थी, यह अज्ञात था। इस समय वह भी, एक भूतपूर्व दिव्य जीव विशेषज्ञ, अत्यंत उदास था। वह युद्ध की पहल को समझ नहीं सका और ऐसा लगता था कि उसका शरीर यहाँ कुछ बेकार हो गया है। धिक्कार है, यह अजीब स्वर्गीय लौ क्या है? ऐसा लगता है कि मैं केवल मौत से लड़ सकता हूँ। इस समय कीमती कालड्रॉन दानव को येज़िवेन द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था। येज़िवेन का शरीर खराब नहीं था, इसलिए वह जरा सा भी फायदा नहीं उठा सका। अधिक से अधिक वह एक अजेय स्थिति में था, लेकिन इस तरह की आग ने उसे बहुत भयभीत कर दिया। अचानक बहुमूल्य कालड्रॉन दानव, जिसे येज़िवेन द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, अचानक एक तेज रोशनी के साथ खिल उठा और उसके शरीर से अनगिनत कीमती आभा तुरंत निकल गई। दुनिया हिल गई और सभी दिशाओं में रंग बदल गए। उसका पूरा शरीर एक छोटे पर्वत के आकार के एक विशाल हंडे में बदल गया। यह सीधे उनके असली शरीर को प्रकट कर रहा था। उसे वास्तव में येज़िवेन द्वारा अपने असली शरीर को प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया था। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि इन दानव जातियों के अपने वास्तविक शरीर में बदलने के बाद उनकी युद्ध शक्ति और भी अधिक अत्याचारी होगी। आमतौर पर जब तक यह एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं होता, यह शायद ही कभी ऐसा होता। एक छोटे पहाड़ के आकार का वह विशाल देग सीधे माउंट ताई के संवेग से नीचे दब गया। वह राजसी आभा लोगों को कांपने के लिए काफी थी। इस हताशा भरे हमले का सामना करते हुए कीमती कालड्रॉन दानव, जो येज़िवेन को मारना चाहता था, येज़िवेन हैरान नहीं बल्कि खुश था। वह सीधे उससे मिलने के लिए ऊपर गया और उसके हाथ में तलवार सीधे तलवार कमल में बदल गई। बूम! वह तलवार कमल और अष्टकोश ब्रह्मांड कालड्रॉन हवा में टकरा गए और एक भयानक टक्कर की आवाज गूंज उठी। प्रकाश की अनगिनत किरणों ने तुरंत आकाश को ढक लिया, जिससे लोगों की आंखें अंदर की स्थिति को देखने में असमर्थ हो गईं। अचानक वह दीप्ति छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन कीमती कालड्रॉन दानव की दयनीय चीखें सुनाई देने लगीं। 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन का असली शरीर वास्तव में अत्याचारी था। येज़िवेन की तलवार कमल को मौके पर ही टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, लेकिन अंतहीन लपटें नहीं फैलीं। इसके बजाय तरसल हड्डी में मैगॉट्स की तरह वे सीधे 8 ट्रेजर यूनिवर्स कालड्रॉन से जुड़ गए और जलने लगे। हालांकि इन अजीब लपटों को जिसे येज़िवेन ने पोषित किया था, उसके पास 8 खजाने वाले ब्रह्मांड के कड़ाही के माध्यम से जलने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन यह कीमती देग दानव को जलाने के लिए पर्याप्त था। यह कीमती कालड्रॉन दानव की आत्मा मूल रूप से कीमती देग से जुड़ी हुई थी और 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन को अपने असली शरीर के रूप में उपयोग करते हुए यह एक डोपेलगैंगर में बदल सकती थी। अब जब इसने अपने असली शरीर का खुलासा कर दिया था, तो यह येज़िवेन के इरादों के अनुरूप था। कीमती कड़ाही दानव लगातार चिल्लाया, यह किस प्रकार की ज्वाला है? यह इतनी शातिर क्यों है? क्या यह लौ है? मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है, लेकिन यह आपको जलाकर राख करने के लिए काफी है। येज़िवेन ने कीमती कालड्रॉन दानव को थोड़ी देर के लिए एक ह्यूमनॉइड डॉपेलगैंगर में बदलते हुए देखा और फिर वापस अपने असली शरीर में बदल गया। यह भारी रूप से जमीन पर गिर गया और फिर हवा में उड़ गया, जैसे कि यह पागल हो गया हो।
उसकी आंखें ठंडी थीं, थोड़ी सी भी सहानुभूति के बिना। आज यदि उसके साधन न होते तो वह इस कीमती हंडा दानव के हाथों मर जाता। यह अपने आप में जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। यह कीमती कड़ाही दानव आकाशीय क्षेत्र का विशेषज्ञ होने के योग्य था। यहाँ तक अगर आत्मा इस तरह की अजीब लौ से जल जाती तो एक साधारण व्यक्ति पल भर में चारकोल में जल जाता और अंत में नष्ट हो जाता। हालांकि यह कीमती देग दानव पूरे आधे घंटे तक जलकर राख हो गया। फिर एक विशाल 8 खजाने ब्रह्मांड कालड्रॉन हवा में दिखाई दिया, जिससे उसका असली शरीर प्रकट हुआ। ये जिवेन का बड़ा हाथ फैला हुआ था और उसने 8 ट्रेज़े यूनिवर्स कालड्रॉन को हथियाने के लिए सीधे एक ड्रैगन का पंजा खींचा। हालांकि कीमती देग दानव जलकर राख हो गया था, इस 8 खजानों ब्रह्मांड कालड्रॉन का देने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह के एक जादुई हथियार की अपनी आध्यात्मिकता पहले से ही थी। यह कीमती दानव की आध्यात्मिकता नहीं थी, बल्कि खजाने की अपनी आध्यात्मिकता थी और बाहरी लोगों द्वारा वश में किए जाने का विरोध करेगी। ये शिवेन जल्दी में नहीं थी। उन्होंने 8 ट्रेजर्स यूनिवर्स कालड्रॉन को मजबूती से पकड़ लिया, जबकि 8 ट्रेजर्स यूनिवर्स कालड्रॉन की खेती की तकनीक को लगातार चुटकी लेते हुए और इस 8 ट्रेजर्स यूनिवर्स कालड्रॉन को परिष्कृत करना शुरू किया। इस समय येमो ने अपना मुंह खोला और कहा, ये जिवेन, पहले छिपने के लिए जगह ढूंढो, बहुत सारे विशेषज्ञ भाग रहे हैं। ये जिवेन ने आसपास के वातावरण को महसूस किया और निश्चित रूप से एक अत्याचारी आभा ने उसे दबा लिया। तू जिवेन ने सीधे बड़े हाथ को नियंत्रित किया, 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन को पकड़ा और फिर से नदी में कूद गए। निश्चित रूप से उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक अत्याचारी प्रभामंडल यहाँ अवतरित हुआ और अप्रत्याशित रूप से वे सभी अर्धचरण दिव्य क्षेत्र या उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। यह वास्तव में अजीब है। अभी अभी मैंने स्पष्ट रूप से आधे चरण दिव्य क्षेत्र के एक खजाने के दानव की लड़ाई की आभा महसूस की। यह अचानक गायब क्यों हो गया? क्या यह भाग गया? क्या अफसोस की बात है, अगर यह आधा चरण दिव्य क्षेत्र स्तर का एक खजाना दानव है तो इसका शरीर निश्चित रूप से पृथ्वी स्तर के शीर्ष पर है, या यहाँ तक एक निम्न स्तरीय स्वर्ग चरण यंत्र भी है। अगर हम इसे पकड़ सकते हैं तो यह अवश्य लाभ होगा। ये अत्याचारी प्रभामंडल सभी अर्धचरण दिव्य क्षेत्र स्तर के विशेषज्ञ थे। ये जिवेन और कालड्रॉन दानव की युद्ध आभा के साथ, जो लोग इस स्तर पर नहीं थे, वे बस संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते थे, और उनके बीच आधे चरण के ट्रांसेंडेंस दायरे के मध्य चरण के विशेषज्ञों की भी कमी नहीं थी। हालांकि आधा कदम दिव्य क्षेत्र स्तर के खजाने के दानव से निपटना भी बहुत मुश्किल था। इन विशेषज्ञों की नज़र में यह सिर्फ कोने वाले जानवरों की लड़ाई थी, और अंत में यह केवल अपनी आध्यात्मिक चेतना को मिटा देने की बात थी और अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। उनके लिए ये सिर्फ जादुई खजाने थे। हालांकि इन जादुई खजाने ने आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था और मानव रूपों को विकसित किया था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? इस नदी ने सब कुछ जीर्ण कर दिया, और ये जिवेन की आभा भी इसमें अलग थलग थी। ये लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि ये जिवेन इस नदी में छिप सकते हैं, क्योंकि आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के ये विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकते थे। ये जिवेन अपनी दिव्यता पर भरोसा करके इसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे, और क्योंकि कालड्रॉन दानव का शरीर एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग मंच उपकरण था, यह अभेद्य था, और ये जिंग और अन्य लोगों के पास प्रवेश करने और बाहर निकलने का एक विशेष तरीका भी था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर किसी के पास ऐसा तरीका था और आम लोग केवल खालीपन से घूर सकते थे। यह कहने की बात नहीं कि वे नहीं जानते थे कि एक जिवेन नीचे है, भले ही वे जानते हों, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये जिवेन नदी के तल पर बैठी थी। त्यानयुवान दर्पण लगातार उसके ऊपर मंडरा रहा था। यह प्रकाश का रक्त लाल पर्दा लपेट रहा था। यह अंधेरे में दिखाई नहीं देता था, लेकिन यह उसकी रक्षा कर रहा था। ये मुंह भी त्यानयुवान दर्पण के ऊपर पालथी मारकर बैठी थी। वह बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित दिखता था। वह कोई बड़ा शैतान नहीं लग रहा था। ये जिवेन जानते थे कि येमो शैतान का स्वामी था, लेकिन उसकी मानसिक साधना बहुत अधिक थी। वास्तव में वह पहले से ही पौराणिक देवताओं के स्तर तक पहुंच गया होगा। वास्तव में जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी, वह एक भयानक शैतान भगवान बन जाएगा। हालांकि हत्या करना उसके लिए केवल एक साधन था, यह उसके लिए अंत नहीं था। वह उन सामान्य शैतानों की तरह नहीं था जिनके दिलों में निर्मम हत्या का इरादा भरा हुआ था। वे केवल मारने के लिए मारेंगे। वह एक शैतान था और तब तक मार सकता था जब तक कि रक्त नदी की तरह बह न जाए, लेकिन वह एक बुद्ध भी था, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सभी जीवित प्राणियों को पीड़ा से मुक्ति दिलाना चाहता है। जब कोई इस क्षेत्र में पहुंचता है तो वह वास्तव में बुद्ध बन सकता है और कोई शैतान बन सकता है। वह पहले से ही एक अत्यंत गहरा क्षेत्र था, और शायद जब कोई उस क्षेत्र में पहुंचा तो बुद्ध और शैतान के बीच कोई अंतर नहीं था, और वे सामान्य लोगों की तरह बुद्ध या शैतान के प्रति आसक्त कैसे हो सकते हैं। ये जिवेन के सामने 8 खजानों वाले ब्रह्मांड के कालड्रॉन पर प्राचीन पैटर्न से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं और उसके चारों ओर अनगिनत कानून दिखाई देने लगे। हालांकि कीमती कालड्रॉन दानव को सीधे जलाकर मार डाला गया था, लेकिन उसकी खेती को 8 ट्रेज़े यूनिवर्स कालड्रॉन में भी जोड़ा गया था।
कानून बेहोश थे और चारों ओर घूम रहे थे। जबकि येज़िवेन लगातार 8 खजानों वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन को परिष्कृत कर रहा था, वह लगातार इन नियमों को समझ भी रहा था। इन कानूनों को कीमती कॉलड्रॉन दानव ने पीछे छोड़ दिया था। यद्यपि उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी ये नियम आकाशीय क्षेत्र के नियम थे। यद्यपि वे येज़िवेन के नियमों और दाव से पूरी तरह से अलग थे, आकाशीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्हें समानता से अन्य चीजों को समझने में सक्षम कहा जा सकता था। केवल 8 खजानों वाले ब्रह्मांड की कड़ाही को परिष्कृत करके और मार्शल आर्ट के कुछ नियमों को समझकर येज़िवेन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसे बहुत फायदा हुआ है। वह महसूस कर सकता था कि उसके अपने कानूनों में उच्च बनाने की क्रिया का एक गहरा स्तर था। येज़िवेन हमेशा अपने आप खेती करती रही थी। बहुत कम लोग थे जो उनका मार्गदर्शन कर सकते थे। यहाँ तक जब वे तिब्बती स्टार सन थे, मार्गदर्शन काफी सीमित था। वह मूल रूप से तलाशने के लिए खुद पर निर्भर था। सौभाग्य से महान दानव येमो के मार्गदर्शन के साथ येज़िवेन गलत रास्ते पर नहीं गए। यद्यपि येमो ने राक्षस पथ पर साधना की, उसकी दृष्टि कभी गलत नहीं होगी। हालांकि अपेक्षाकृत बोलते हुए येज़िवेन अभी भी अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। यद्यपि रहस्यमय स्थान अच्छा था, वह केवल उन चीजों का विश्लेषण कर सकता था जो पहले से मौजूद थीं। कटौती के लिए एक गाइड की भी जरूरत थी। अब जब उन्हें कीमती कालड्रॉन दानव द्वारा पीछे छोड़े गए कानूनों और समझ की मदद मिल गई थी, तो येज़िवेन निस्संदेह बहुत अधिक आराम से था। वह अब मार्शल आर्ट साधना के अपने भविष्य के मार्ग के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं था। तो येज़िवेन मूल रूप से 8 खजाने ब्रह्मांड कड़ाही को परिष्कृत करने के बाद छोड़ने का इरादा रखता था। लेकिन अब उसे जाने की जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसने यह 8 खजाना ब्रह्मांड देख प्राप्त किया था। उसके लिए खजाने के घर की यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। कानून के प्रकटीकरण के दायरे में प्रवेश करने के बाद येज़िवेन के शरीर के भीतर के सभी कानून के प्रकटीकरण के कानूनों में तब्दील हो गए थे। जब वह पारलौकिक क्षेत्र में था तो यह अतुलनीय था। शेष कानूनों को 9000 कानून घोषणा कानूनों में संघनित किया गया। यद्यपि संख्या उस समय की तुलना में बहुत कम थी जब वह पारलौकिक क्षेत्र में था, शक्ति के मामले में यह पूरी तरह से अलग था। येज़िवेन ने अपने हाथों पर चुटकी ली और सीधे 8 खजाने वाले ब्रह्मांड की कड़ाही से एक कानून निकाला। फिर उन्होंने इसे परिष्कृत किया और समझा। दिव्य क्षेत्र के इन सिद्धांतों को समझते हुए येज़िवेन महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में 9000 सिद्धांत हल्के से हिलने लगे थे, जैसे कि वे किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजर रहे हों। यह एक अज्ञात दिशा की ओर परिवर्तन था। येज़िवेन शांत हो गई। वह चिंतित नहीं था। ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष हर समय उनकी दिव्य भावना को आच्छादित कर रहा था। इसलिए वह नहीं जानता था कि चिंतित होने का क्या मतलब है। उसने बस इन सिद्धांतों को चरण दर चरण परिष्कृत करना जारी रखा। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। हालांकि दिव्य क्षेत्र के सिद्धांत अभी भी येज़िवेन के लिए बहुत कठिन थे। यहाँ तक रहस्यमय अंतरिक्ष की मदद से शोधन की प्रगति अभी भी बहुत धीमी थी। येज़िवेन केवल सिद्धांतों को एक एक करके परिष्कृत कर सकती थी। 100 से अधिक सिद्धांतों को परिष्कृत करने के बाद येज़िवेन केवल रुक सकती थी। कोई और कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पिरिट क्रिस्टल समाप्त हो गए थे। यदि येज़िवेन की स्पिरिट क्रिस्टल की सामान्य खपत दर 1 थी, तो इन दिव्य क्षेत्र सिद्धांतों को समझने पर खपत दर 10 होगी। येज़िवेन की खपत दर पहले से ही भयानक थी। अब जब इन आकाशीय क्षेत्र के सिद्धांतों को समझ रहे थे, तो येज़िवेन की खपत दर और भी अधिक थी। उसने पहले जो स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए थे, वे सभी एक ही बार में खा लिए गए थे। इस समय यह पहले से ही 1 साल बाद था। येज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं। इस वर्ष में येज़िवेन का क्षेत्र फिर से नहीं टूटा। हालांकि स्वभाव के मामले में 1 साल पहले की तुलना में एक और पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन था। दिव्य क्षेत्र के 100 सिद्धांतों को परिष्कृत करने के बाद येज़िवेन के शरीर में धीरे धीरे दिव्य क्षेत्र के गुरु की आभा थी। यह वास्तव में बेहोशी से शून्य में एकीकृत हो गया। सिद्धांत दिव्य क्षेत्र के गुरुओं और कानून घोषणा के स्वामी के बीच पूरी तरह से अलग विभाजन रेखा थे। यदि केवल भौतिक शरीर को देखा जाए तो येज़िवेन का भौतिक शरीर पहले से ही कई दिव्य क्षेत्र के गुरुओं की तुलना में अधिक अत्याचारी था। अब येज़िवेन का प्रभामंडल कई अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र गुरुओं की तुलना में दिव्य क्षेत्र के गुरु के अधिक निकट था। येज़िवेन को लगा कि यह थोड़ा अफसोस की बात है। यदि उसने इसी तरह साधना जारी रखी होती तो उसके लिए यह संभव होता कि वह कई स्तरों को तोड़कर सीधे दिव्य सत्ता के दायरे में कदम रख पाता। दुर्भाग्य से येज़िवेन की समझ की वर्तमान गति के साथ स्पिरिट क्रिस्टल की खपत निश्चित रूप से एक खगोलीय आंकड़ा होगी। स्पिरिट क्रिस्टल के समर्थन के बिना उसकी साधना गति बहुत धीमी होगी। न चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। अफसोस की बात है, अगर मैं एक ही बार में आकाशीय क्षेत्र में भाग सकता तो गोल्डन जेड मंडप का खतरा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी ने मुझे धमकी देने की हिम्मत की तो मैं सीधे उन्हें मार डालूंगा। येज़िवेन ने आह भरी और थोड़ी दया के साथ कहा, आपको डायमंड डोमेन में जाना चाहिए।
जब तक आप दानव राजा की विरासत प्राप्त करते हैं, क्या इन लोगों से निपटना केक का टुकड़ा नहीं है? इसके अलावा ट्रू मार्शल डोमेन के विपरीत प्राचीन बेरेंस महाद्वीप और दानव डोमेन के बीच का मार्ग कभी नहीं टूटा। जब तक आप डेमन डोमेन युद्ध के मैदान में गहराई तक जाने के नाम पर प्रवेश करते हैं, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। भले ही आप कुछ दशकों या 100 वर्षों के लिए गायब हो जाएं, यह कोई समस्या नहीं होगी। ये मो ने मोहक रूप से कहा। ये जिवेन की ये परिवार में वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए शैतान की दुनिया के मार्ग में अभ्यास करने के लिए आवेदन करना उचित था। ये परिवार के कई प्रसिद्ध प्रतिभाओं ने सेवानिवृत्त होने के बाद अभ्यास करने के लिए शैतान की दुनिया के मार्ग में प्रवेश किया था। केवल पागलपन भरी लड़ाइयों में ही कोई व्यक्ति सबसे तेज गति से अपनी साधना में सुधार कर सकता है। ये जिवेन भी इस मामले की व्यवहार्यता पर विचार कर रही थी। अब ये जिवेन के पास समय की कमी थी, लेकिन उसके पास संसाधनों की भी कमी थी। हालांकि उच्च अधिकारी ने उसे संसाधन आवंटित किए थे, पहले की तरह 2000 रक्त दिव्य फल उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पुरस्कृत किए गए। उसे जो चाहिए था उसकी तुलना में वह अभी भी उसकी जरूरत से बहुत दूर था। अगर वह खुले तौर पर इसके लिए पूछेगा तो उसे डर था कि बहुत से लोग डर जाएंगे और यह अधिक ध्यान आकर्षित भी करेगा। उस वक्त उनकी हर हरकत को इरादे वाले लोग देखते थे। उनके पास बहुत सारे रहस्य थे जो जनता के सामने उजागर नहीं हो सके। कुछ चीजें वास्तव में बहुत से लोगों के जानने के लिए उपयुक्त नहीं थीं। हालांकि उसके पास कीमती कालड्रॉन दानव की विशाल शक्ति थी जिसे अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया था, और उसके पास उजाड़ रक्त दिव्य फल भी था, जो कि एक पवित्र साधना खजाना था। यह केवल उसकी शक्ति में सुधार कर सकता था। यदि यह केवल शक्ति का सुधार था और खेती का क्षेत्र कायम नहीं रह सकता था, तो उसके लिए अंत में पागल हो जाना असंभव नहीं था। साधारण लोग संचय या प्रतिभा पर भरोसा करते थे, लेकिन ये जिवेन रहस्यमय जगह पर भरोसा करती थी। हालांकि रहस्यमय स्थान एक राक्षस था जो स्पिरिट क्रिस्टल को खा जाता था। चाहे उसके हाथों में कितने भी स्पिरिट क्रिस्टल हों, यह काफी नहीं था। ठीक है, इस मामले के खत्म होने के बाद मैं डेमन डोमेन में प्रवेश के लिए आवेदन करने का एक तरीका खोज लूंगा। ये जिवेन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। समय, संसाधन, इन सभी ने उसे ये मो के सुझाव को मानने के लिए मजबूर किया। इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता 10 साल बाद, और वह महिला भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। ये जिवेन ने 8 खजाना स्वर्ग और पृथ्वी देख प्राप्त किया। पिछले वर्ष में, हालांकि उनका अधिकांश समय सिद्धांतों को समझने में व्यतीत हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी भी 8 खजानों के स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन का प्रारंभिक शोधन पूरा कर लिया था। हालांकि वह इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सका, लेकिन 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन की मदद से यह ये जिवेन की रक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। ये जिनकी स्मृति में स्थिति के अनुसार मार्शल डाउस्टेल को पहले ही खुल जाना चाहिए था और जल्द ही इनहेरिटेंस पीरियड में प्रवेश करेगा। अब हम भाग सकते हैं, ये जिवेन ने कहा। ये जिनकी स्मृति से ये जिवेन ने न केवल 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देग की शोधन विधि सीखी, बल्कि एक बहुत ही रोचक जानकारी भी सीखी। इस खजाने के घर की गहराई में एक पत्थर का स्टेल था जिसे मार्शल डाउस्टेल कहा जाता था। हर बार जब यह खजाना घर आधे रास्ते में खुलता तो मार्शल डाउस्टेल खुल जाता और कुछ भाग्यशाली लोग इससे कुछ अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट विरासत में प्राप्त कर पाते। इनमें से कई मार्शल आर्ट मूल रूप से प्राचीन मार्शल आर्ट थे जो कई वर्षों से खो गए थे, और कोई नहीं जानता था कि उन्हें इस मार्शल डाउस्टेल में क्यों दर्ज किया गया था। इनमें से किसी भी मार्शल आर्ट को विरासत में प्राप्त करने से किसी की ताकत में काफी वृद्धि होगी। हालांकि ये जिवेन के मार्गदर्शन के लिए उसके साथ थे, लेकिन ये मो की कई मार्शल आर्ट शैतान जाति की विरासत थी जो ये जिवेन के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए ये जिवेन भी इस मार्शल डाउस्टेल की विरासत में बहुत रुचि रखते थे। 8 खजानों का स्वर्ग और पृथ्वी देग और त्यानयुवान दर्पण प्राप्त करने के बाद ये जिवेन तुरंत सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और सीधे नदी से बाहर उड़ गया। 1 साल तक अंधकार में जीवन भोगने के बाद उन्होंने एक बार फिर सूरज को देखा। त्यानयुवान का दर्पण अचानक ये जिवेन के शरीर से बाहर निकला, अनगिनत खूनी रोशनी को मिटा दिया और संक्षारक नदी के पानी पर बमबारी की। फिर संक्षारक नदी का पानी एक विशाल बल द्वारा अवशोषित किया गया और सीधे त्यानयुवान दर्पण में अवशोषित हो गया। भविष्य में ये जिवेन इस संक्षारक नदी के पानी का उपयोग अपने अत्याचारी शरीर को शांत करने के लिए करेगा। नदी के पर्याप्त पानी को अवशोषित करने के बाद ये जिवेन ने त्यानयुवान मिरर को वापस ले लिया और फिर सीधे एक स्ट्रीमर पर पैर रखा जो आकाश में गायब हो गया। 1 साल के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के बाद यह खजाना घर 3 साल के लिए खुला था और आधा समय बीत चुका था। इस समय सभी ने काफी संख्या में खजाने की खोज शुरू कर दी थी। आए दिन 1-2 दिन लोगों के खजाने में खजाना मिलने की खबर आती रहती। खजाने के घर में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन अकेले उस व्यक्ति से बहुत दूर थी जिसके पास एक बड़ी फसल थी। हालांकि इसे खजाना घर कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में कोई छोटी दुनिया नहीं थी।
येज़िवेन ने एक दिन और एक रात के लिए बिना रुके उड़ान भरी और अंत में मार्शल डाउस्टेल के विरासत स्थान पर पहुंचे। खजाने के घर की गहराई में येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक अत्याचारी व्यक्ति मार्शल डाउस्टेल की दिशा में भागना शुरू कर दिया था। जाहिर है, मार्शल डाउस्टेल की विरासत की खबर न केवल ये परिवार को बल्कि अन्य कुलों के कई लोगों को भी पता थी। यह मार्शल पाथस्टेल हजारों फीट ऊंचा था। वर्षों की हवा और बारिश के बाद यह लंबे समय तक जंग खा चुका था। यह एक खंभे की तरह लग रहा था जो आकाश तक पहुंच गया। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ खास तो दूर की बात है। लेकिन इस समय लगभग सभी विशेषज्ञ जिन्होंने उपस्थित होने का साहस किया था, वे आकाशीय क्षेत्र के लिए आधे कदम की दूरी पर थे। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे जो वास्तव में दिव्य क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थे। जब तक आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं आते, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वे सभी मूल स्तंभ के चारों ओर असामान्य आभा महसूस कर सकते थे। अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई और खजाना क्यूई एक विशेष आभा से आकर्षित हो रहे थे और लगातार इस स्तंभ के चारों ओर घूम रहे थे। और जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स टैबलेट के खुलने का समय करीब आ रहा था, घूमने की गति तेज और तेज होती जा रही थी और आध्यात्मिक क्यूई और ट्रेजर क्यूई का अवशोषण अधिक से अधिक होता जा रहा था। यह क्यों कहा गया था कि उनमें से लगभग सभी अर्धचरण या आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? इसका कारण यह था कि एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के योद्धा ने अनकहे नियमों का पालन नहीं किया और सीधे मार्शल पाथस्टेल के अंतरतम भाग में पहुंच गए। इस मार्शल पाथस्टेल के पास सैकड़ों लोग जमा थे। वे सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने पहले से खबर प्राप्त की और आने का साहस किया। उनमें से 100 से अधिक विशेषज्ञ अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र से ऊपर थे और बाकी सभी विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि बीच में इतने सारे अर्धचरण वाले आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ इन लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम योद्धाओं ने बिल्कुल भी संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। वे आमतौर पर प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में हर जगह विस्मय प्रेरणादायक थे, लेकिन इन अर्धचरण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के सामने वे काफी दूर थे। उन्होंने उस कोर्सकल के पास जाने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि मार्शल पाथस्टेल के लिए पर्याप्त स्थान नहीं थे। कैसे ये आधे कदम दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ इन कानून घोषणा क्षेत्र के जूनियर्स को अपने सामने अहंकारी होने की अनुमति दे सकते हैं? वह व्यक्ति कौन है? क्या वह मूर्ख है? क्या वह वहां इतने आधे चरण वाले आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं देख सकता? हाँ, वह कौन सोचता है कि वह है, यहाँ तक कि मैं भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता, और वह कानून प्रकटीकरण दायरे के 7वें स्तर का एक छोटा बच्चा पास आने की हिम्मत करता है। वह मौत को दावत दे रहा है। इस समय लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 9वें स्तर पर एक योद्धा ने असंतोष के साथ कहा। उसके और इन आंतरिक मंडली के सदस्यों के बीच केवल एक क्षेत्र का अंतर था, लेकिन व्यवहार में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। विशेष रूप से इस समय अंतर और भी अधिक स्पष्ट था। एक बड़ा शॉट था और दूसरा केवल किनारे से देख सकता था क्योंकि वे वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। येज़िवेन ने सीधे कानून के घोषणापत्र क्षेत्र के योद्धाओं के बाहरी घेरे को पार किया और आंतरिक घेरे में पहुंच गए जहां अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बूम! क्यूई ऊर्जा का एक पिंड आसमान से गिरा और तुरंत येज़िवेन के सामने आ गिरा। लड़का, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अंदर आ सकते हो। आज्ञाकारी रूप से वापस जाओ, वरना अगली बार तुम्हारी मृत्यु का समय होगा। इस समय पीले कपड़ों में एक साधारण दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने येज़िवेन को उपहास के साथ देखा। अन्य आधे कदम वाले दिव्य दायरे के मास्टर्स के चेहरे पर भी कुछ हद तक अमित्रता थी। येज़िवेन को आते देख वे उपहास किए बिना नहीं रह सके। एक और बच्चा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। येज़िवेन एक पल के लिए चौंक गई। फिर वह मुस्कुराया और अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा होना जारी रखा। कमीने, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पीले रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लगता था कि उसे एक गंभीर उकसावा मिला है। येज़िवेन ने वास्तव में उनके शब्दों को नजरअंदाज करने का साहस किया, जिससे उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक जबरदस्त अवमानना। ऐसा लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास किया और उसका फिगर अचानक गायब हो गया। पूरी हवा तुरंत हिंसक रूप से हिल गई, जैसे उबलते पानी पागलों की तरह उबल रहा हो। अगले सेकंड में पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी पहले ही येज़िवेन के सामने आ गया था। उसने तुरंत अपने बड़े हाथों को फैलाया और अनगिनत मकड़ी के जाले तुरंत येज़िवेन की ओर दौड़े, तुरंत येज़िवेन को एक कोकून में बदल दिया। पीले रंग का यह अधेड़ उम्र का आदमी मकड़ी की आत्मा निकला, इंसान नहीं बल्कि उत्तरी दानव कबीले का मालिक। इस समय वह अप्रत्याशित रूप से यहाँ प्रकट हुआ। यह देखकर कि येज़िवेन तुरंत उसके द्वारा पकड़ लिया गया था, उसके चेहरे पर कुछ गर्व का भाव दिखाई दिया और फिर उसने अपने हाथों को चुटकी में पकड़ लिया। मेरे मकड़ियों के जाले विशेष रूप से बनाए गए हैं, भले ही आपके पास असाधारण क्षमताएं हो, मुक्त होने के बारे में सोचे भी नहीं। जी, बस आज्ञाकारी बनो और मेरा लंच बनो। पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी अजीब तरह से हंसा और मकड़ी के जाले एक अजीब सी रोशनी बिखेरने लगे। यह बच्चा वास्तव में नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है।
उसने यह देखे बिना कि वह कहाँ है घुसने की हिम्मत की। इस बूढ़ी मकड़ी के जाले सबसे शातिर होते हैं। जब तक शिकार उसके मकड़ी के जाले से पकड़ा जाता है वह थोड़े समय में तुरंत रख के एक पूल में समा जाएगा। ऐसा है ना, मुझे भी बूढ़ी मकड़ी के जाले से कुछ डर लगता है। हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र के इन आकाओं के मन में येजिवेन के जाल में फंसने के लिए जरा सी भी सहानुभूति नहीं थी, केवल थोड़ी सी तिरस्कार थी। इस समय उनकी स्थिति समान थी। एक आधे कदम दिव्य क्षेत्र के मास्टर की गरिमा को उकसाया नहीं जा सका। उनके लिए येजिवेन बिना अनुमति के इस क्षेत्र में घुसना पहले से ही उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना था। जल्द ही पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसने पाया कि चाहे वह जादू कैसे भी करे, ये मकड़ी के जाले जो प्यूपा बन गए थे रक्त लाल होने का कोई संकेत नहीं दिखाते थे। दूसरे शब्दों में येजिवेन जो अंदर था खून के पूल में नहीं बदला गया था। फाड़ना। एक कठोर फटने की आवाज के साथ एक हाथ सीधे रेशम के प्यूपा में घुस गया। पुची। एक और हाथ घुस गया। उसके बाद एक और जोर से फटने की आवाज आई और इन दोनों हाथों से पूरे रेशम प्यूपे को मौके पर ही आधा फाड़ दिया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। पीले कपड़े पहने मध्यम आयु का आदमी तुरंत डर से पीला पड़ गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके मकड़ी के जाले सिकाडा पंखों की तरह पतले दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोहे के तार की तरह सख्त होते हैं। जब तक कोई उसके जाल में फंसा हुआ है, यहाँ तक एक आधे कदम दिव्य क्षेत्र के मास्टर के लिए भी बचना मुश्किल होगा। कानून घोषणा क्षेत्र के एक योद्धा की तो बात ही छोड़ दें। रेशम के प्यूपा को तोड़ना असंभव था और वेब में फंसना एक मृत अंत के बराबर था। बस इतना ही। येजिवेन का पूरा शरीर रेशम के प्यूपा से बाहर निकल आया। उसके मुंह के कोने पर कुछ तिरस्कारपूर्ण उपहास लटका हुआ था। इस रेशम प्यूपा के पास वास्तव में कुछ तरकीबें थीं, जो वास्तव में सार और रक्त को अपने शरीर में अवशोषित करना चाहते थे, अपने पूरे शरीर को रक्त के पूल में चूसते थे। अगर यह कोई और था तो शायद बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने येजिवेन का सामना किया और येजिवेन के क्रूर बल के साथ रेशम प्यूपा सीधे मौके पर आधे में फट गया। अगला मेरी बारी है। येजिवेन ने उपहास किया, अपने पैरों पर कदम रखा, एक सुनहरे कमल पर कदम रखा और उसकी आकृति तुरंत हवा में गायब हो गई। इतनी तेजी। इस समय आधा कदम दिव्य क्षेत्र के स्वामी जो इस समय इस तरफ ध्यान दे रहे थे, इस समय वे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि कोई नहीं था उनके लिए येजिवेन की आकृति को अपनी नंगी आंखों से पकड़ने का तरीका। दूसरे शब्दों में वे पहले ही येजिवेन के फिगर पर से नियंत्रण खो चुके थे और अचानक उनके दिल में चुपके से झटके महसूस हुए। क्या यह अभी भी कानून प्रकटीकरण क्षेत्र का योद्धा था? पहले उसने रेशम के प्यूपा को बड़ी ताकत से तोड़ा और फिर उसने इतनी भयानक गति दिखाई। यह वास्तव में अकल्पनीय था। यह अभी भी कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र का योद्धा है। असंभव, यहाँ तक मेरे पास ऐसी गति नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने सीधे हमारे बीच में घुसने की हिम्मत की। उसके पास वास्तव में कुछ चालें हैं। और इस समय पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी यह जानकर और भी ज्यादा डरा हुआ था कि उसने येजिवेन का फिगर खो दिया है। वे लोग बस बगल से देख रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे वास्तव में इस पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी के डर को महसूस नहीं कर सकते थे। और अगले ही सेकंड में येजिवेन का फिगर फिर से दिखाई दिया। इस बार वह उसके पीछे दिखाई दिया। बूम! वो येजिवेन के हमले के लिए लगभग तैयार नहीं था और उसे मौके पर ही उड़ते हुए भेज दिया गया। उनका यह आंकड़ा जहां से भी गुजरा, अनगिनत पहाड़ के जंगल मौके पर ही टूट गए। आसमान से देखने पर हरे भरे पहाड़ के जंगल के बीच अचानक धुएं और धूल का एक लंबा निशान दिखाई दिया। यह जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता था, जिससे हर जगह धुआं और धूल उठती थी। जब धुआं और धूल छट गई तो सभी ने देखा कि ऐसा लगता है कि पूरा जंगल बीच से कटा हुआ है और एक बड़ी दरार फट गई है। और यही वह निशान था जो पीले कपड़े पहने आदमी ने छोड़ा था। जब कानून घोषणा क्षेत्र के उन योद्धाओं ने इस दृश्य को देखा तो वे एक के बाद एक हौंफने से खुद को रोक नहीं सके। यदि यह वे थे तो जंगल को नष्ट करना केक का एक टुकड़ा था और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात यह थी कि यह आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र गुरु के कारण हुआ था। आधे कदम वाले आकाशीय क्षेत्र के शरीर के साथ जो धातु के बराबर था। स्वाभाविक रूप से ऐसा निशान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे उड़ते हुए भेजा गया था और उसे कानून के 7वें स्तर पर एक जूनियर द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। प्रकटीकरण क्षेत्र। यही असली कारण था कि वे ठंडी हवा की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स ने भी येजिवेन को आश्चर्य से देखा। हालांकि यह पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी उनमें से सबसे अत्याचारी नहीं था। येजिवेन की ताकत वास्तव में संदिग्ध थी कि वह एक पंच के साथ एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण के मास्टर को उड़ाने में सक्षम हो। मूल रूप से हर कोई सोचता था कि येजिवेन मूर्ख है, लेकिन अब उन्होंने सामूहिक रूप से अपने विचार बदल दिए। ऐसा लग रहा था कि येजिवेन मूर्ख नहीं था, लेकिन उसका अपना आत्मविश्वास था।
एक पंच के साथ उड़ते हुए एक अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के दिव्य क्षेत्र के मास्टर को भेजने में सक्षम होने के लिए उन्हें इन आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के स्वामी के बीच कमजोर नहीं माना जाता था। इस समय ये जिवेन के पास पूरे मार्शल आर्ट स्मारक को देखने का समय था। उसके अलावा जो लोग कोर्सकल में निचोड़ सकते थे वे मूल रूप से सभी अर्धसटेप सेलेस्टियल रियलम मास्टर्स थे। हालांकि ताकत में भी अंतर थे। उनमें मनुष्य कुल का एक बूढ़ा आदमी सबसे बलवान था। वह अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया था और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। इस समय वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके किनारे पर खड़ा था। इस आधे चरण के दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के मास्टर के अलावा 3 आधे चरण के दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण के मास्टर थे, लेकिन वे मानव स्वामी नहीं थे। सी क्लैन, 100 क्लान एलायंस और डेमन क्लान में से प्रत्येक के पास एक एक खड़ा था और बाकी हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल्म लेट स्टेज मास्टर्स थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इतने में जंगल के दूसरी ओर से पीले वस्त्र पहने व्यक्ति की क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। आधा कदम दिव्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण के गुरु स्पष्ट रूप से ये जिवेन द्वारा क्रोधित थे। इस समय उसने ज्यादा परवाह नहीं की और एक तोप के गोले की तरह ये शिवेन की ओर दौड़ा। आधे कदम वाले आकाशीय क्षेत्र के मास्टर की गति अनैतिक रूप से ये जिवेन की ओर कुचली गई। यदि यह पहले होता तो एक शिवेन अभी भी उसके द्वारा दबाई जा सकती थी। आखिरकार अर्धचरण दिव्य क्षेत्र की शक्ति कुछ हद तक एक अलग स्तर की शक्ति थी। हालांकि ये जिवेन द्वारा 100 सिद्धांतों को परिष्कृत किए जाने के बाद उनकी सांस कई अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र मास्टर्स की तुलना में सेलेस्टियल रियल मास्टर के करीब थी और उनके पास सेलेस्टियल रियल मास्टर्स की कुछ विशेषताएं थीं। इस मास्टर की सांस एक शिवेन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। पीले कपड़े पहने आदमी का सामना करते हुए जो तेजी से आगे बढ़ा, ये शिवेन ने उपहास किया। उसके पैरों के नीचे अचानक एक विशाल शक्ति प्रकट हुई और उसके पैरों के नीचे एक बड़ा छेद हिंसक रूप से हिल गया। उनकी दिव्यता भी पीले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ी। अनगिनत मकड़ियों के जाले पीले कपड़े पहने आदमी के शरीर से बाहर निकल गए और घने जाल में उलझ गए जो ये जिवेन की ओर गिरे। आप अभी मेरे विरोधी नहीं हैं। क्या यह तरकीब अब भी उपयोगी है? ये जिवेन ने उपहास किया और बिना चकमा दिए तुरंत अपरिहार्य जाल में घुस गए। उसके हाथों ने अनगिनत सुनहरी रोशनी को बुझा दिया और तुरंत अपरिहार्य जाल को अलग कर दिया। वह सीधे पीले कपड़े पहने आदमी के पास आया और उसके बड़े हाथ ने हवा पकड़ ली। हालांकि पीले कपड़े पहने आदमी एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र का मास्टर था, वह इस समय बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था और उसकी गर्दन को ये जिवेन ने तुरंत पकड़ लिया था। बूम! ये जिवेन ने पीले कपड़े पहने आदमी को पकड़ लिया और उसे हवा में खींच लिया, जिससे एक बड़ी दरार निकल गई और अनगिनत हवाएं मौके पर ही गिर गईं। बूम! पीले कपड़े पहने इस आदमी को ये जिवेन ने सीधे पहाड़ की चोटी से टकरा दिया था और वह पहाड़ की चोटी मौके पर ही फट गई। पीले कपड़े वाला शख्स सीधे इसी पहाड़ में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका शरीर तुरंत सबकी आंखों के सामने एक पहाड़ी के आकार के विशाल मकड़ी में बदल गया। उसने अपना मूल रूप दिखाया। ये जिवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे इस पीले वस्त्र वाले व्यक्ति को स्वर्गीय स्रोत दर्पण में डाल दिया। यह पीले वस्त्र वाला आदमी एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति था। वह उच्च कीमत पर बेच सकता था, चाहे वह शोधन उपकरण या कीमिया गोलियों के लिए हो। उल्लेख नहीं है, उसके शरीर पर 3 अरब से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल थे। इससे ये जिवेन की जेब फिर से फूल गई। यही कारण भी था कि एक शिवेन को उसे मारना पड़ा। उसके पास स्पिरिट क्रिस्टल की भी कमी थी और ऐसा ही हुआ कि यह मूर्ख पक्षी उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया था। ये स्पिरिट क्रिस्टल मार्शल आर्ट स्टाइल में मार्शल आर्ट की उनकी समझ का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होंगे। मौन। घटनास्थल पर सभी खामोश थे। सामने का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। पीले लबादे वाला आदमी एक शिवेन की एक भी चाल को रोक नहीं सका। पहाड़ की चोटी पर कुचलकर मौके पर ही उसकी मौत के दृश्य ने सभी पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। उनके लिए यह बिल्कुल अकल्पनीय था। एक चाल, आधा कदम दिव्य क्षेत्र का मास्टर उसकी एक चाल को भी रोक नहीं सका। यह व्यक्ति कौन है? क्या कोई जानता है कि वह कहाँ से आया है? ये कबीले, वह हमारे ये कबीले का मालिक है। मैंने उसका नाम सुना है। उसका नाम ये जिवेन है। वह ये कबीले के युवा उस्तादों में सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अत्याचारी होगा। यहाँ तक कि एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र का मास्टर भी उसकी एक चाल को रोक नहीं सका। उनमें से कुछ ने एक शिवेन को पहचान लिया, हालांकि वे अभी भी अविश्वास में थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि वास्तव में एक शिवेन के पास ऐसी लड़ने की क्षमता है। उनका उदय बहुत तेज था। सभी के पास इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होने का समय नहीं था। ये जिवेन ये कबीले की विशेषज्ञ थीं। ये जिवेन ये कबीले की विशेषज्ञ थीं। न केवल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, बल्कि हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र के बूढ़े आदमी और हाफ सटेप ट्रांसेंडेंस दायरे के कई अन्य मास्टर्स ने भी ये जिवेन को आश्चर्य से देखा।
स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति की उम्र उसके रूप रंग से नहीं आंकी जा सकती थी, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में सुना कि एक शिवेन बहुत छोटा था, तब भी वे थोड़ा हैरान थे। नीव के रूप में पीले वस्त्र वाले व्यक्ति की मृत्यु के साथ इन अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स के पास ये जीवेन के शामिल होने के बारे में कोई अन्य राय नहीं थी। इस दुनिया में ताकत सबसे महत्वपूर्ण आधार थी। दायरे के लिए यह केवल मापन का मानक था, लेकिन यह एकमात्र मानक नहीं था। शक्ति वह मानक था जो कभी नहीं बदलेगा। आप ये जीवेन हैं। इसी समय येशिवेन के पीछे एक आवाज आई। तो जीवेन ने अपना सिर घुमाया और एक युवक को टहलते हुए देखा। उसने एक साधारण कोट पहन रखा था, जिसकी कमर पर हरे रंग की बाग की पट्टी बंधी हुई थी। उसके पास सुंदर लंबे बालों से भरा सिर था, गहरी तारों वाली आंखों की एक जोड़ी, एक लंबा और मजबूत शरीर। वह वास्तव में सुंदर और सहज था। आप अच्छी तरह से हैं? तो जीवेन ने पूछा, यह देखकर कि दूसरा पक्ष एक इंसान था। ये जीवेन के चेहरे पर भी मुस्कान थी। मेरा नाम ये है। इस शख्स ने अपनी पहचान बताई। वह ये कबीले का स्वामी भी था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जिनको तुम्हारे हाथों मर जाना चाहिए था। ये जीवेन की आंखें अचानक एक भयानक रोशनी से चमक उठीं। मुझे मत देखो, ये ने मुस्कराते हुए कहा। कारण सरल है, लेकिन कठिन भी है। वास्तव में भले ही बहुत से लोग खजाने के घर में प्रवेश कर गए हों, उन्हें इस विरासत के बारे में पता नहीं था। हमारे ये वंश में कुछ ही परिवार हैं जो इस विरासत के बारे में जानते हैं। ये जिंग अब तक यहाँ नहीं आई थी, लेकिन इसके विपरीत आप यहाँ दिखाई दी। ये कबीले के बहुत से लोग तुम्हारे और ये जिंग के बीच के रिश्ते के बारे में जानते हैं। मुझे डर है कि न केवल वह आपके हाथों मर गया, बल्कि मरने से पहले उसने आपको मार्शल डाउ टैबलेट की विरासत का रहस्य भी बता दिया। ये जीवेन का चेहरा नहीं बदला, लेकिन वह चुपके से चौंक गया। हालांकि ये ने इसे नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। ये नहीं जानता था कि ये जिंग उसके हाथों कैसे मरा, न ही उसे पता था कि कितने मोड़ और मोड़ थे, लेकिन वह इस तथ्य के आधार पर इतना अनुमान लगाने में सक्षम था कि ये जिंग यहाँ नहीं आया था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या तुम मुझे धमकाने के लिए इस मामले का इस्तेमाल करना चाहते हो? ये जीवेन ने धीरे से कहा। उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं। अगर वो खुद को वाजिब कारण नहीं दे पाता तो एक शिवेन को उसे मारने का मौका मिल सकता था। बिल्कुल नहीं। ये जिंग का मुझसे क्या लेना देना? ये हंसे और कहा, यहाँ तक अगर मैं कानून प्रवर्तन हॉल में आपकी वर्तमान स्थिति के साथ ये मामला ये कियान को बताता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ अपने शब्दों से दोषी ठहरा सकता हूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत स्पष्ट था कि ये जीवेन अब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे कानून प्रवर्तन हॉल ने खेती करने पर केंद्रित किया था। कहने की बात नहीं है कि इस तरह की चीज़ें बिना सबूत के सिर्फ अटकलें थीं। भले ही सबूत हो, कानून प्रवर्तन हॉल ये शिवेन की रक्षा करना पसंद करेगा। किसी भी मामले में एक मृत प्रतिभा की तुलना एक जीवित प्रतिभा से नहीं की जा सकती। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये जीवेन ने पूछा। ऐसा ही है, हम भी ये कबीले के सदस्य हैं। इस समय हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता है। जब हम मार्शल आर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मार्शल डाउ टैबलेट में प्रवेश करते हैं, तो मुझे आशा है कि आप हमारे साथ सेना में शामिल हो सकते हैं। ये ने कहा। तभी ये जीवेन को पता चला कि ये क्यों आया था। इस समय केवल ये ही नहीं, बल्कि ये कबीले के कुछ अन्य स्वामी भी दोनों को देख रहे थे। लेकिन इस बार ये कबीले के स्वामी बहुत मजबूत नहीं थे। वे सभी कानून घोषणापत्र के 9वें स्तर पर थे। हालांकि ये जीवेन ने देखा कि उसी समय कुछ लोग उसे शत्रुतापूर्ण नजरों से देख रहे थे। ये भी मानव स्वामी थे, जिनका नेतृत्व अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के 3 स्वामी कर रहे थे, और कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर 1 दर्जन से अधिक स्वामी थे। मुझे लगता है कि आपने भी उन लोगों पर ध्यान दिया है। वे सभी वान कबीले के स्वामी हैं। वान कबीले कई वर्षों से मेरे ये कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, और अब यह यहाँ कोई अपवाद नहीं है। अगर मैं अकेला हूँ तो अधिक से अधिक मैं मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। वास्तव में अत्याचारी मार्शल आर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव है, लेकिन अगर आप इसमें शामिल हैं तो स्थिति पूरी तरह से अलग है। ये ने कहा। ये जीवेन ने चुपके से सोचा। इस बार खजाने की कुल 7 चाबियां थीं, जिनमें से ये कबीले के पास 1, वान कबीले के पास 1, सी कबीले के पास 2, 100 कबीले अलायंस के पास 2 और दानव कबीले के पास 1 थी। जहां तक आने वाले मानव स्वामियों की बात है, वे आमतौर पर 2 समूहों में विभाजित थे, ये कबीले और वान कबीले। यहाँ तक वे व्यक्तिगत कृषक भी मूल रूप से इन 2 समूहों से जुड़े हुए थे, क्योंकि यदि वे इन 2 समूहों से जुड़े नहीं होते तो उनके लिए खजाने में प्रवेश करने का अवसर मिलना असंभव था। बेशक सी क्लान में कुछ इंसान भी थे। वे स्वाभाविक रूप से समुद्री कबीले के हाथों में चाबियों के अनुसार आए और इन 2 समूहों से संबंधित नहीं थे। ये वंश की तरह वान कबीला भी प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के मानव कबीले इंपीरियल कोर्ट के नेतृत्व वाले अत्याचारियों में से एक था, और दोनों परिवार प्राचीन काल से प्रतिस्पर्धी थे। इतने सालों बाद दुश्मनी दोनों परिवारों के खून में लगभग समा चुकी थी।
इन वर्षों में वान कबीले ने कई उस्तादों का उत्पादन किया था जो लगातार ये कबीले को दबा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने इंपीरियल कोर्ट में सत्ता के अत्यधिक उच्च पदों को प्राप्त करना जारी रखा, जिससे ये कबीले पर घुटन की स्थिति तक दबाव बना रहा था। इस बार मार्शल आर्ट टैबलेट से यह देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक बार समान रूप से मेल खाते थे। ये कबीले का पतन नहीं माना गया था, लेकिन वान कबीले अधिक अत्याचारी हो गए थे। ये क्लान के पक्ष में यदि ये जिवेन को शामिल नहीं किया गया था तो केवल यही था जो एक आधा सटेप सेलेस्टियल रियल मास्टर था। हालांकि वान कबीले के पक्ष में 3 थे और उनमें से प्रत्येक को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। अगर ये जिवेन ने उस मकड़ी को आसानी से उड़ाने की ताकत नहीं दिखाई होती तो ये लोग आसानी से ये जिवेन के शामिल होने की स्वीकृति नहीं देते और ये ने ये जिवेन को शामिल होने के लिए बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं किया होता। ये कबीले के स्वामी जो पर्याप्त मजबूत नहीं थे, वे केवल परिधि पर प्रतीक्षा कर सकते थे, शामिल होने के योग्य नहीं थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वो कारण स्पष्ट हो गया था कि वान कबीले के उन मास्टर्स का एक शिवेन से दुश्मनी क्यों थी। क्या उनके दोनों परिवारों को शत्रुतापूर्ण होने के लिए अभी भी एक कारण की आवश्यकता थी? ये जिवेन ने लगभग इसके बारे में कुछ देर ही सोचा, फिर मान गए और कहा, यह स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, हमें बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होना होगा, खासकर वान कबीले से हारने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा कहा, बस इस वाक्य के आधार पर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कोई बुरे व्यक्ति हो। ये ने सिर हिलाया और जोर से कहा, जैसे कि उसके शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ हो। तू श्वन सिकुड़ी। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं था कि अचानक आकाश से प्रकाश की एक विशाल किरण गिरी और उस जंग लगे खंभे में जमकर विस्फोट हुआ। बूम! विशाल बल ने पूरे मैदान को पागलपन से हिला दिया। इस बल से घायल होने से बचने के लिए सभी हवा में उड़ गए। आखिरकार वंशानुक्रम शुरू होने वाला है। इस बार मैं एक शीर्ष स्तरीय अर्थ लेवल सीक्रेट मैनुअल लेना चाहता हूं। जब तक मैं एक टॉप लेवल अर्थ लेवल सीक्रेट मैनुअल प्राप्त कर सकता हूं, मेरी ताकत में बहुत बड़ा सुधार होगा। विरासत। इस बार मैं एक अभूतपूर्व साधना तकनीक मैनुअल को चमकाऊंगा और छीन लूंगा। जब वह समय आएगा तो संप्रदाय में मेरी स्थिति में जबरदस्त बदलाव आएगा। उस प्रकाश स्तंभ को निर्दयतापूर्वक खंभे से टकराता देख सभी लोग उत्साह से उबलने लगे, क्योंकि हर कोई ठीक ठीक जानता था कि प्रकाश के उस स्तंभ का क्या अर्थ है। ये जिवेन भी गंभीर हो गई। उसने ये जिंग से मार्शल आर्ट की विरासत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन वास्तव में जानकारी पर्याप्त नहीं थी। इन लोगों से तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि इसने उन्हें यह जानने से नहीं रोका कि मार्शल आर्ट की विरासत आखिरकार शुरू होने वाली थी। जैसे ही आकाश से प्रकाश की किरण उतरी, वह विशाल कठोर खोल जो दसियों हजार वर्षों से धूल में ढका हुआ था, धीरे धीरे चटकने लगा। सबसे पहले केवल एक ही स्थान पर चोट लगी थी, लेकिन वह स्थान शीघ्र ही विस्तृत हो गया। थोड़ी देर के बाद मार्शल डाउ टैबलेट के मूल स्वरूप को प्रकट करते हुए सभी कठोर खोल पूरी तरह से ढह गए। यह एक बहुत बड़ी पत्थर की गोली थी और उस पर मार्शल शब्द असाधारण रूप से विशिष्ट था। जब ये जिवेन की नज़र वो शब्द पर पड़ी तो अचानक उसकी पूरी आत्मा को एक तेज झटका लगा। उसकी आंखें अचानक भ्रमित हो गईं, मानो उसका पूरा शरीर इस शब्द में डूबा हुआ हो। इस समय ये जिवेन के शरीर के अंदर का रहस्यमय स्थान पागलपन से घूमने लगा। किसी के आग्रह के अभाव में यह पूरी तरह से घूम गया। ये जिवेन के शरीर के अंदर के स्फटिक पत्थर भी पागलपन से जलने लगे और इस गुप्त चरित्र का विश्लेषण करने लगे। ये जिवेन की नज़र में ऐसा लगता था कि यह शब्द एक मानव आकृति में बदल गया है और किसी प्रकार के नृत्य का अभ्यास कर रहा है। क्या यह मुट्ठी की तकनीक थी? नहीं, यह एक ब्लेड तकनीक लग रही थी। नहीं, यह पैर की तकनीक लग रही थी। ये शिवेन उनके बीच के अंतर का अंदाजा नहीं लगा सकी। वह मुश्किल से देख सकता था कि यह मार्शल आर्ट का एक सेट लग रहा था, लेकिन यह भी सिर्फ एक सिद्धांत, मार्शल आर्ट से संबंधित एक सिद्धांत प्रतीत हो रहा था। ये जिवेन ने वो शब्द को देखा। हालांकि वह अभी भी इसे नहीं समझ सका था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि मार्शल आर्ट की उसकी समझ एक पागल गति से बढ़ रही थी। यह क्षेत्र में सुधार नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट में शुद्ध सुधार था। इस भावना ने उन्हें लगभग अपना आपा खो दिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया क्योंकि वह अवधारणा को समझने लगा। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह से उसमें डूबने ही वाला था, अचानक उसके चेतना के सागर में 7 रंगों का एक प्रकाश फूट पड़ा, जिसने उसे तुरंत इस स्थिति से वापस खींच लिया। ये जिवेन, जो अभी अभी उठा था, तुरंत समझ गया कि अभी अभी क्या हुआ था। उसे अचानक ठंडे पसीने की फुहार महसूस हुई और उसकी पूरी पीठ पूरी तरह भीग गई थी। हफ हफ, वह लगातार सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। यदि वह इसे अभी देखना जारी रखता तो उसका पूरा व्यक्तित्व उसमें खो गया होता और फिर उसका पूरा व्यक्तित्व इस मार्शल आर्ट चेतना द्वारा मिटा दिया गया होता। दूसरे शब्दों में, वह एक मूर्ख बन गया होता। यह सोचकर वह ठंडे पसीने में भीगने से खुद को रोक नहीं सका।
यह बहुत भयानक था। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह वास्तव में मूर्ख बन जाता। हालांकि उस समय के दौरान मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ कई गुना बढ़ गई थी। इस तरह की शुद्ध मार्शल आर्ट समझ ने उन्हें एक तरह का अनूठा आवेग दिया। उस तरह की भावना थी जैसे कि वह प्रबुद्ध हो गया था और इसने लोगों को एक तरह की हार्दिक भावना दी। यदि यह मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष नहीं था जिसने सबसे महत्वपूर्ण समय में येज़िवेन को वापस खींच लिया, तो उसे डर था कि वह वास्तव में खुद को खो देगा। इस शब्द को देखने वाले सामान्य लोगों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तो साधारण शब्द था। यहाँ तक अगर वे इसकी कुशलता देख भी लेते तो उनके लिए येज़िवेन की तरह होना और इतनी बड़ी फसल होना असंभव था, क्योंकि इस शब्द में शामिल मार्शल आर्ट बहुत गहरा था और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक दिव्य प्राणी विशेषज्ञ कर सके। शायद यह पौराणिक देवताओं द्वारा छोड़ा गया एक प्राचीन शब्द था। यहाँ तक आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन येज़िवेन को रहस्यमयी जगह की मदद मिली थी। यह रहस्यमय स्थान वास्तव में किसी के कहने के बिना अपने आप सक्रिय हो गया था, जिससे येज़िवेन को इस शब्द को समझने में मदद मिली। हालांकि यह केवल एक सतही ज्ञान था, लेकिन इसने फिर भी येज़िवेन को यह एहसास दिलाया कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इसके अलावा येज़िवेन को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि इस समय उसकी दिव्य भावना की गहराई में, उस रहस्यमय स्थान के आकाश में वास्तव में एक वो अक्षर चमक रहा था, और यह ठीक वैसा ही था जैसा कि मार्शल आर्ट्स टेल पर वो चरित्र। यह वो चरित्र वास्तव में रहस्यमय स्थान द्वारा कॉपी किया गया है। येज़िवेन को अचानक एक मिश्रित अनुभूति हुई। वह खुश था क्योंकि वो चरित्र की नकल किए जाने के बाद वह उसे समझ पाएगा। जब तक उसके पास हर समय अपनी दिव्य अमरता की रक्षा करने के लिए प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष होगा, तब तक वह इसे हर समय समझ सकेगा। यह उसे महत्वपूर्ण क्षण में वापस खींच लेगा। तब कोई खतरा नहीं होगा। क्या उसका मार्शल आर्ट क्षेत्र छलांग और सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा? एकमात्र समस्या यह थी कि रहस्यमय स्थान की तुलना में स्पिरिट क्रिस्टल की खपत बहुत अधिक थी। बहुत ही कम समय में येज़िवेन ने पहले ही प्राप्त किए गए मूल 3 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल में से 1.5 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग कर लिया था, और उसने केवल इसके बारे में एक सतही ज्ञान ही समझा था। अगर उसने समझना जारी रखा तो स्पिरिट क्रिस्टल की खपत एक विशाल अथाह ब्लैक होल की तरह थी, और वह नहीं जानता था कि इसे खत्म होने से पहले उसे कितना भरना होगा। उन्हें इस बात की चिंता थी कि यह पहली बार था जब रहस्यमयी जगह नियंत्रण से बाहर हो गई थी। हालांकि येज़िवेन पहले इस रहस्यमय स्थान को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका था। मूल रूप से ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां उसने नियंत्रण खो दिया हो। इस बार जब उसने इस वो चरित्र को देखा तो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई, और यह येज़िवेन को अपने आप समझने में मदद करने लगी। सौभाग्य से मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष ने महत्वपूर्ण क्षण में येज़िवेन को वापस खींच लिया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। न केवल इस वो चरित्र में उसकी चेतना खो जाएगी, बल्कि रहस्यमय अंतरिक्ष की कटौती और विश्लेषण सभी पर्याप्त ऊर्जा पर आधारित थे। यदि स्पिरिट क्रिस्टल समाप्त हो गए थे तो रक्त के पत्थर भी समाप्त हो गए थे, और उसका अपना असली युवान भी समाप्त हो गया था। उसका मांस और रक्त शक्ति बच नहीं पाएगी, और अंततः उसे चूसा जाएगा। इस तरह के परिणामों के बारे में सोचते ही येज़िवेन कांप उठे, और वहां मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष भी था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। येज़िवेन, क्या तुम ठीक हो? येमो ने येज़िवेन की असामान्यता की भी खोज की। येज़िवेन ने कुछ भी नहीं छुपाया और उसे इस मामले के बारे में बताया। येमो एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, इस तरह की एपिफेनी स्थिति अक्सर नहीं देखी जाती है। आमतौर पर यह केवल उन अद्वितीय प्रतिभाओं के शरीर पर प्रकट होता है, और केवल वे प्रतिभाएं जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती हैं और देवताओं को रुला सकती हैं, वे इस प्रकार के एपिफेनी को देखने में सक्षम हो सकती हैं। आप भाग्यशाली हैं, आपके पास उस रहस्यमय स्थान की मदद है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष भी है, अन्यथा मुझे डर है कि आप वास्तव में चूसे गए होंगे। येज़िवेन ने सिर हिलाया और वह अभी भी कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन यह भी एक अच्छी बात है, अगर आप इस वो चरित्र को पूरी तरह से समझ सकते हैं तो सीधे सेलेस्टियल बीम दायरे में कदम रखना कोई समस्या नहीं होगी। यह वो चरित्र सभी मार्शल आर्ट की सामान्य रूपरेखा की तरह है, और यदि आप इसे समझ सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी मार्शल आर्ट को बहुत जल्दी सीख सकेंगे। उस रहस्यमय स्थान की मदद के बिना भी आपकी समझने की गति उन अद्वितीय प्रतिभाओं से कम नहीं होगी, येमो ने कहा। दूसरे शब्दों में, यह आपकी योग्यता में लगातार सुधार कर सकता है, जिससे आपको आधे से दोगुना परिणाम मिलेगा। भविष्य में प्रयास। येज़िवेन ने यह सुना और अचानक महसूस किया कि उसकी आंखें चमक उठीं। उनकी वर्तमान साधना गति वास्तव में बहुत तेज थी, और उनकी समझने की गति भी बहुत तेज थी, यहाँ तक कि यह कई अद्वितीय प्रतिभाओं से भी तेज थी। लेकिन यह सब रहस्यमय अंतरिक्ष की मदद के लिए धन्यवाद था। उसने यह नहीं सोचा कि बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहना बुरा है, इत्यादि। यद्यपि वह खेती करने के लिए रहस्यमय स्थान पर निर्भर था, लेकिन नींव के मामले में यह कई अद्वितीय प्रतिभाओं की तुलना में अनगिनत गुना अधिक गहरा था, और इसमें कोई कमी या समस्या नहीं थी।
हालांकि असली समस्या यह थी कि यह रहस्यमय स्थान एक ब्लैक होल की तरह था और यह लगातार उन सभी स्पिरिट क्रिस्टल को निगल रहा था जो ये जीवेन ने प्राप्त किए थे, और ये जीवेन द्वारा एकत्र किए गए स्पिरिट क्रिस्टल से देखते हुए यह लगभग स्तर के बराबर था एक छोटे से संप्रदाय का, लेकिन सभी का उनका उपयोग ये जीवेन की खेती के लिए किया गया था। और हालांकि इसने उन्हें छलांग और सीमा से प्रगति करने की अनुमति दी, लेकिन इस तरह की खपत उनके लिए कुछ हद तक असहनीय थी। अब तक वह अपने समान स्तर के उन प्रतिभावानों से सैकड़ों गुना अधिक संसाधनों का उपभोग कर चुका था। हालांकि मार्शल आर्ट की खेती केवल खेती का एक हिस्सा थी और पूरी नहीं, इसमें कानूनों की समझ, दायरे की समझ और कई अन्य पहलू भी शामिल थे। लेकिन विभिन्न मार्शल आर्ट की खेती निश्चित रूप से आत्मा की बड़ी खपत थी के लिए क्रिस्टल जीवेन, और अगर वह खुद को इससे निकाल सकता है तो उसकी खेती की गति निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इसे भेस में आशीर्वाद के रूप में माना जा सकता है। इस समय ये जीवेन ने अपनी आंखें खोलीं और अभी अभी उसे नहीं पता था कि वह कितने समय से वो चरित्र पर ध्यान कर रहा था, लेकिन वास्तव में समय की केवल कुछ सांसें बीत चुकी थीं और किसी ने भी ये जीवेन की ओर ध्यान नहीं दिया। असामान्यता, क्योंकि हर कोई मार्शल आर्ट टैबलेट को घूर रहा था। अचानक मार्शल आर्ट टैबलेट पर विशाल वो चरित्र अंतहीन प्रकाश के साथ खिलने लगा और संपूर्ण वो चरित्र धुंधला होने लगा, जिससे एक ऊर्जा भंवर बन गया और इसमें स्थानिक उतार चढ़ाव चमकने लगे। इस बदलाव को देखने के बाद सभी के हाव भाव अचानक और भी उत्साहित हो गए। इस परिवर्तन को देखने के बाद आधा कदम दिव्य क्षेत्र के बूढ़े ने मोर्चा संभाला और एक कदम के साथ उसकी आकृति टिमटिमा गई और सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही वो चरित्र भंवर के सामने था और एक और फ्लैश के साथ वह पहले ही वो चरित्र भंवर में घुस गया था और हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र के अन्य 3 स्वामी भी भंवर में चले गए। हर कोई तैयार हो जाओ, इस समय यही दहाड़ता है। और ये परिवार के स्वामी जो किनारे पर छिपे हुए थे वे भी एक के बाद एक बाहर निकल गए। उसी समय वान परिवार के विशेषज्ञ भी अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के 3 विशेषज्ञों के पीछे इकट्ठे हुए और ये जीवेन और ये के नेतृत्व में ये परिवार के विशेषज्ञों के समूह के साथ टकराव का गठन किया। वान परिवार के तीनों उस्तादों ने इस समय ये परिवार के लोगों को बहुत सतर्कता से देखा। फिर वे सीधे मार्शल शब्द के भंवर में उड़ गए। ये और ये जीवेन ने एक दूसरे को देखा। दोनों के नेतृत्व में ये परिवार के कई स्वामी भी मार्शल शब्द के भंवर में चले गए। ये जीवेन ने अभी अभी मार्शल शब्द के भंवर में प्रवेश किया था और अचानक पाया कि यह शून्यता का एक निर्वात था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह ब्रह्मांड के शून्य में है। इस पूरे स्थान पर आकाश में अनगिनत प्रकाश बिंदु थे। कुछ हल्के धब्बे बहुत छोटे थे, बस मुट्ठी के आकार के, लेकिन कुछ बड़े सूरज की तरह थे, बड़े करीने से अंदर से बाहर तक फैले हुए थे। इस दौरान सभी अंदर भागे। ये प्रकाश धब्बे मार्शल आर्ट विरासत हेनलाइट स्पॉट जितना बड़ा होगा, मार्शल आर्ट की विरासत उतनी ही शानदार होगी। ये जानता था कि ये जीवेन पहली बार यहाँ आया है, इसलिए उसने समझाया। हालांकि यह भी उसका पहली बार यहाँ आया था, उसके पूर्वज कई बार यहाँ आए थे, इसलिए वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। तो यह ऐसा ही है। ये जीवेन ने सिर हिलाया। ये जीवेन के दिव्य विचार बह गए और उन्होंने देखा कि इन प्रकाश स्थानों पर प्रकाश फिल्म की एक परत थी। हल्की फिल्म की इस परत ने उन्हें अपने में लपेट लिया। सबसे बाहरी परत पर यह मार्शल आर्ट मानव स्तर की कुछ मार्शल आर्ट थीं। कानून के चरण के दायरे के 9वें स्तर के इन मास्टर्स ने इन मानव स्तर की मार्शल आर्ट की परवाह नहीं की। हालांकि इसे बाहर निकालना और युवा पीढ़ी को पुरस्कृत करना अच्छा था, यह विरासत केवल एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार की जा सकती थी, इसलिए सभी बहुत सावधान थे। कोई भी ऐसी मार्शल आर्ट नहीं चुनना चाहता था जो बहुत उपयोगी न हो, इसलिए हर कोई सबसे अंतरतम परत पर पहुंच गया। लेकिन जल्द ही ये जीवेन ने पाया कि एक अदृश्य दबाव उसके दिल पर दबाव डाल रहा था। वह जितना गहरा गया, दबाव उतना ही अधिक था। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि जब वे पृथ्वी स्तर मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पहुंचे तो लॉफेज रियलम के 9वें स्तर के कुछ मास्टर्स ने अपने चेहरे पर कुछ असहज अभिव्यक्ति दिखाए। हालांकि ये शिवेन के लिए यह दबाव बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। ये वास्तव में उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे वह और गहराई में जाता गया, ये शिवेन वास्तव में कुछ दबाव महसूस करने लगा। ये जीवेन और ये के अलावा ये परिवार के कुछ अन्य मास्टर्स जल्द ही पृथ्वी स्तर के उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट की सीमा के भीतर ही जा सकते थे और आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे अब और आगे नहीं जा सकते, ये ने कहा। हर कोई तितर बितर होने वाला था और पृथ्वी स्तर के कुछ उन्नत स्तर के मार्शल आर्ट में से कुछ मार्शल आर्ट को अपने लिए उपयोग पाता था। लॉफेज रियल्म के 9वें स्तर के कई मास्टर्स के लिए उनकी मार्शल आर्ट में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट अर्थ लेवल एडवांस्ड लेवल मार्शल आर्ट हो सकती है। जहां तक स्तर के उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट की बात है, शीर्ष प्रतिभाओं की एक छोटी संख्या को छोड़कर केवल अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी ही इसे छू सकते थे। उनके लिए यह पहले से ही कोई छोटी फसल नहीं थी। हालांकि उनके सामने पीक अर्थ टियर मार्शल आर्ट को देखते हुए वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सके। इससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई।
विभिन्न कौशल के साथ उन्नति की सीमा भी भिन्न होती है। हमारी तरह हम केवल शीर्ष पृथ्वी रैंक मार्शल आर्ट के संपर्क में आ सकते हैं, और केवल वे विशेषज्ञ जो आकाशीय दायरे में आधा कदम और उससे ऊपर हैं, वे ही स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट के संपर्क में आ सकते हैं। यहाँ के अलावा कोई नहीं था दूसरी जगह जहाँ वे मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते थे। यदि यह परिवार में होता तो पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट आसानी से नहीं सिखाई जाती थी। केवल आधे कदम दिव्य क्षेत्र और उससे ऊपर के वे स्वामी ही स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस जगह के अलावा कोई और जगह नहीं थी जहां कोई इस तरह की मार्शल आर्ट प्राप्त कर सके। यदि यह कबीले में होता तो हेवन रैंक की मार्शल आर्ट आसानी से नहीं सिखाई जाती थी। कुछ पूर्ण प्रतिभाओं के अलावा केवल कुछ विशेषज्ञ ही ऐसा करने में सक्षम थे जिन्होंने हेवन टियर में कदम रखा था। येज़िवेन ने उनके चेहरे पर थोड़ी निराशा देखी और कहा, चिंता मत करो, मुझे देखो, हालांकि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते, तो मार्शल आर्ट को बाहर निकालिए, बाहर खींचें। हर कोई येज़िवेन को खुली आंखों से देख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वह मार्शल आर्ट को कैसे बाहर निकालने जा रहा था। इतने सालों तक ऐसा लगता था कि किसी ने सोचा ही नहीं, लेकिन सोचा भी तो बेकार था। अगर करना इतना ही आसान होता तो शायद किसी ने बहुत पहले ही कर लिया होता। येज़िवेन ने स्पष्ट नहीं किया, वह बस चिल्लाया और एक बड़ा हाथ हवा में पकड़ लिया, एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया और पृथ्वी स्तर के उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट में से एक की ओर बढ़ गया। टकराना। मार्शल आर्ट लाइट स्पॉट को अचानक येज़िवेन ने पकड़ लिया और फिर उसने उसे वापस खींच लिया। येज़िवेन ने केवल यह महसूस किया कि वह और एक विशाल शक्ति एक दूसरे को चीरते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक बहुत बड़ी ताकत थी जो इस मार्शल आर्ट लाइट डॉट को एक निश्चित क्षेत्र में ठीक कर रही थी। यह एक आकाशगंगा की तरह था और एक रहस्यमय शक्ति ने सितारों को इसके चारों ओर चक्कर लगाया। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो शायद वे बिना किसी परिणाम के कुछ समय के लिए प्रयास करने के बाद हार मान लेते, लेकिन येज़िवेन ऐसा व्यक्ति नहीं था। वह तुरंत चिल्लाया और उसके हाथ की नीली नसें अचानक बाहर आ गईं। मार्शल आर्ट लाइट स्पॉट को हवा में थोड़ा थोड़ा करके खींचा गया और फिर धीरे धीरे मूल क्षेत्र को छोड़ दिया और पृथ्वी स्तर उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट की सीमा में गिर गया। यह पृथ्वी स्तर उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट पृथ्वी स्तर की उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट की श्रेणी में आती है। अचानक यह भीड़ों के झुंड में एक बाघ की तरह था, मुर्गियों के झुंड में एक सारस चकाचौंध। कई प्रकाश स्थानों में से यह सबसे चमकदार भी था। क्या वह सफल हुआ? हर कोई इस अविश्वसनीय दृश्य को अपने सामने खुली आंखों से देख रहा था। येज़िवेन वास्तव में सफल हुई। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि येज़िवेन मजाक कर रही थी। मार्शल आर्ट पर कब्जा करने से उनका क्या मतलब था? यह एक काल्पनिक कहानी की तरह लग रहा था, बिल्कुल असंभव। हालांकि येज़िवेन ने इसे किया और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। यह सोचकर ये परिवार के योद्धाओं ने अचानक येज़िवेन को एक अलग तरह से देखा। येज़िवेन ने सीधे मार्शल आर्ट लाइट स्पॉट को पकड़ लिया और इसे सीधे लॉफेजरियलम मास्टर के नौवें स्काई के शरीर में मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैमिली के लॉफेज के नौवें स्काई मास्टर ने इस समय जल्दबाजी में उन्हें धन्यवाद दिया। उनके आने से पहले उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी ताकत से वे वास्तव में पृथ्वी स्तर के उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक काल्पनिक कहानी थी और वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। इस समय अन्य लोगों के चेहरों पर निराशाजनक रूप तुरंत बदल गया और कुछ गर्म हो गया। उन्होंने एक के बाद एक येज़िवेन को देखा। चूंकि येज़िवेन एक शीर्ष स्तर की पृथ्वी स्तरीय मार्शल तकनीक को पकड़ने में सक्षम थी, तो संभवतः कुछ और लोगों को पकड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। इस समय जो येज़िवेन के बगल में खड़ा था, भी येज़िवेन को आश्चर्य से देख रहा था। जाहिर तौर पर वो येज़िवेन के प्रदर्शन से दंग रह गए थे। सच कहूं तो हालांकि येज़िवेन ने अभी अभी एक मकड़ी के राक्षस को मारा था, लेकिन अपने दिल में उसने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार वह मकड़ी का दानव निश्चित रूप से उसका विरोधी नहीं था, उसे बस येज़िवेन की तुलना में बहुत अधिक समय बिताने की जरूरत थी। हालांकि येज़िवेन वास्तव में अपने नंगे हाथों से शून्य को फाड़ने और मार्शल आर्ट छीनने में सक्षम थे। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। अगर यह वह होता तो ऐसा करना असंभव होता। उल्लेख नहीं करने के लिए इस समय दूरी में वान परिवार के स्वामी ये परिवार को घृणा और ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे थे। इस समय केवल येज़िवेन ही ऐसा कर सकती थी। हाफ स्टेप सेलेस्टियल दायरे के वान परिवार के 3 प्रमुख मास्टर्स को देखें, वे पहले ही एक गहरी जगह में टूट गए थे और उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इन मार्शल आर्ट पर कब्जा करने में उनकी मदद करने की बात तो दूर, अगर वे रुके भी तो यह बेकार होगा और उनके लिए येज़िवेन की तरह कब्जा करना असंभव था। वान परिवार की आंखों को देखकर ये परिवार के लोगों के चेहरों पर कुछ गर्व के भाव दिखाई दिए। बेशक वे यह नहीं भूले कि उनके लिए ऐसा बयान कौन लाया था। उनके सामने येज़िवेन के अलावा कोई नहीं था। येज़िवेन के कदम उठाने से पहले शायद किसी ने नहीं सोचा था कि येज़िवेन वास्तव में ऐसा कर सकता है और उनके लिए इन मार्शल आर्ट पर कब्जा करने के लिए रुक सकता है।
वे अपने दिल में थोड़ा सा छुआ हुआ महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। यह ज्ञात होना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक मार्शल आर्ट में केवल एक हल्की गेंद थी। दूसरे शब्दों में, यदि मार्शल आर्ट पर कब्जा कर लिया गया होता तो निश्चित रूप से और नहीं होता। और ये हल्के गोले आकार में भिन्न थे और दीप्ति की डिग्री भी भिन्न थी, जिसका अर्थ था कि उनकी गुणवत्ता भी भिन्न थी। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को सभी जानते थे। जो भी पहले जाएगा वह अनिवार्य रूप से सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट हासिल करने में सक्षम होगा। यह सिद्धांत कहने की लगभग जरूरत नहीं थी। हर कोई समझ गया था कि एक शिवन का उनके लिए मार्शल आर्ट पर कब्जा करने के लिए रुकना वास्तव में अपने खुद के मार्शल आर्ट पर कब्जा करने में देरी कर रहा था। उन्हें कैसे छुआ नहीं जा सकता था। इस समय वे एक शिवेन को जिस दृष्टि से देख रहे थे वह भी अधिक विनम्र थी। अपने दिल में उन्होंने कई अफवाहों के बारे में सोचा कि ये जिवेन पहले कितना घमंडी और निरंकुश था। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे थोड़ा अजीब महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अफवाहें सिर्फ अफवाहें थीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह कहने की बात नहीं है कि येज़िवेन ने शुरू से अंत तक उनके प्रति कोई अहंकार नहीं दिखाया। अगर उसने किया भी तो क्या, वे धौंस जमाकर पृथ्वी के स्तर का शीर्ष स्तर का मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते थे। उन्हें इतनी अच्छी चीज़ और कहाँ मिल सकती है। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से उनके मूड में बदलाव नहीं जानते थे, लेकिन उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। किसने कहा कि देर से आने वाले अच्छे मार्शल आर्ट का चयन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उनकी महत्वाकांक्षा इससे बहुत दूर थी। येशिवेन ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सीधे फिर से अपनी चाल चल दी। महान ड्रैगन कैप्चर पावर। अब येशिवेन की ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर की साधना के बारे में कहा जा सकता है कि यह पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गई है। हालांकि यह केवल छोटी उपलब्धि के स्तर पर था, यह सूक्ष्मता के काफी हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। इस ड्रैगन पंजा ने तुरंत हवा में सैकड़ों पंजे की छाया खींची, शीर्ष स्तर की पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट को पकड़ लिया जो तेजी से घूम रही थी। एक पल में इन मार्शल आर्ट को सीधे बाहर खींच लिया गया, सीधे उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तर मार्शल आर्ट के क्षेत्र में खींच लिया गया और फिर सीधे ये परिवार के विशेषज्ञों के शरीर में डाला गया। ये परिवार के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक आभार व्यक्त किया। फिर वे जल्दी से पालथी मारकर बैठ गए और ध्यान करने लगे, यह देखते हुए कि ये परिवार के लोग, जो केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर थे, एक शीर्ष स्तर की पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते थे। ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर के आसपास के विशेषज्ञ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन महसूस कर रहे थे ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु। न केवल वांग परिवार के विशेषज्ञ बल्कि अन्य कुलों के विशेषज्ञ भी। इस दृश्य को देखकर वे सांस से रोके नहीं रह सके। वे सभी कानून के चरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, लेकिन वास्तव में उनका भाग्य अलग था। दूसरों के साथ तुलना करना क्रोध करने वाला था। हम सभी पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं, हमारा ऐसा भाग्य क्यों नहीं है। ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर के सैकड़ों विशेषज्ञों ने इस दृश्य को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भर गए। उनमें से कई समूहों में भी आए थे और वे सभी अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के गुरुओं का अनुसरण करते थे। लेकिन स्पष्ट रूप से हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र के जिन मास्टर्स का उन्होंने अनुसरण किया, वे कभी भी इतने दयालु नहीं होंगे जितने कि येशिवेन मार्शल आर्ट प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए। पहले तो उनके पास समय नहीं था। अगर उन्होंने थोड़ी देर की तो वे सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट को मिस कर सकते हैं। दूसरे, चाहते हुए भी उनमें वह शक्ति नहीं थी। येशिवेन सन की थी। यह तो बस शुरुआत थी और सामने लड़ाई छिड़ चुकी थी। यहाँ भी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं थी। अगर येशिवेन ने उन शीर्ष स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट को बाहर नहीं निकाला होता तो यह जगह पहले ही अस्त व्यस्त हो जाती। इस समय ग्रुप बनाना बहुत जरूरी था। कोई भी ये क्लैन या वैन क्लान जैसे बड़े समूह को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक उनके बीच कोई हिंसक टक्कर नहीं होती, तब तक उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि दूसरे लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह भी एक फायदा था कि अलग अलग काश्तकार बराबर नहीं कर सकते थे। आखिरकार कुंजी ये कबीले और वान कबीले के हाथों में थी। स्वाभाविक रूप से इन दोनों कुलों के शिष्यों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। लेकिन इस समय उन्होंने देखा कि येशिवेन ने पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट के शीर्ष पायदान पर कब्जा कर लिया था। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के इन विशेषज्ञों में ये मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से अद्वितीय थे। वे जिनके लिए लड़े थे और जिन पर येशिवेन ने कब्जा कर लिया था, वे पर्याप्त नहीं थे। उनके दिलों में लड़ने की बात भी थोड़ी कम थी, लेकिन ये कबीले की मार्शल आर्ट को कोई लूटना नहीं चाहता था। क्या मजाक, येशिवेन और येई के बिना भी ये कबीले के विशेषज्ञ दबाव डालने वाले नहीं थे। एक लंबी विरासत के साथ जब वे एकजुट हुए तो वे किसी से बिल्कुल भी नहीं डरे। क्या उन पर कोई विचार रखना मौत को दावत देना नहीं था। वे कभी कभी भाग्यशाली व्यक्तिगत कृषक नहीं होते थे जो अपनी मर्जी से लूट सकते थे। उनके लिए मार्शल आर्ट हथियाने के बाद येशिवेन और येई लंबे समय तक नहीं रहे और तुरंत पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट के शीर्ष स्तर के क्षेत्र में चले गए। हालांकि
ये जिवेन ने वेल की तरह 100 से अधिक मार्शल आर्ट निगल लिए थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में शीर्ष स्तर की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट के दसियों हजार थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह भी कारण था कि वे आधे कदम दिव्य क्षेत्र के स्वामी बिना किसी प्रतिक्रिया के एक शिवेन को वुसू को ऊपर खींचते हुए देख सकते थे। ये जिवेन ने विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं चुने। इसके विपरीत उसने उनकी गुणवत्ता की परवाह किए बिना एक साथ सैकड़ों को पकड़ लिया। अन्यथा वह अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के इन स्वामियों के सामूहिक असंतोष का कारण बनता। यहाँ तक ये जिवेन की ताकत के साथ अगर उसने इतने आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स के असंतोष का कारण बना तो वह इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता था। ये जिवेन के आगमन ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ये जिवेन की हरकतों ने पहले ही कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन इसने केवल कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उन दोनों ने जल्दी से क्षेत्र को स्कैन किया। आधे चरण स्काई ह्यूमन दायरे के शुरुआती चरण में 100 से अधिक विशेषज्ञ शून्य के भीतर एक लड़ाई में लगे हुए थे। प्रकाश के सबसे चमकीले झुरमुट पर लड़ने के दौरान वे 1 दर्जन से अधिक स्थानों में विभाजित हो गए। यहाँ तक शीर्ष श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट में भी विभिन्न ग्रेड थे। निस्संदेह प्रकाश का सबसे चमकीला झुरमुट सबसे अच्छा था। चाहे वह किसी भी तरह की मार्शल आर्ट हो, वे पहले उसे छीन लेते थे। साधारण टॉप ग्रेड अर्थ टियर मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से उनकी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उनके लिए उनके पास पहले से ही साधारण शीर्ष श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय मार्शल उपकरण थे। अगर वे इसके लिए लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सबसे टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट के लिए लड़ना होगा। यदि वे स्वर्गीय आपदा मार्शल आर्ट को छीन सकते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। ये जिवेन ने पूरे रास्ते देखा, लेकिन उन्हें कोई ऐसी मार्शल आर्ट नहीं दिखी जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। ये मार्शल आर्ट उनके ध्यान देने लायक बिल्कुल नहीं थे। इस समय ये भी ये जिवेन के पीछे पीछे हो लिया। वह प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये शिवेन के पीछे चला गया। वह बहुत स्पष्ट था कि उसकी साधना के साथ सर्वश्रेष्ठ शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करना अभी भी बहुत कठिन था। विशेष रूप से अगर वान परिवार के 3 अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी उसके खिलाफ सेना में शामिल हो गए तो उसे डर था कि वह जल्दबाजी में समझने के लिए केवल एक यादृच्छिक मार्शल आर्ट चुन सकता है। यही कारण भी था कि उसे एक शिवेन के साथ सेना में शामिल होना पड़ा। अगर उनमें से 2 होते तो कम से कम उन्हें अपनी जबरदस्ती के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये जिवेन हेवन टियर मार्शल आर्ट के क्षेत्र में भागी। उस क्षेत्र में 3 अर्धचरण दिव्य क्षेत्र स्वामी लगातार कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट का पीछा कर रहे थे। ये मार्शल आर्ट अत्याचारी उस्तादों द्वारा लिखे गए थे और उनमें सार, क्यूई और आत्मा का संकेत था जो उन्हें अलग बनाता था। यदि यह विशेष कानूनों के दमन के लिए नहीं होता तो ये मार्शल आर्ट किताबी राक्षस बन जाते। पुस्तक दानव मार्शल आर्ट से रूपांतरित वास्तविक आतंक थे और सीधे मार्शल आर्ट के सार में चले गए। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ किसने दबाया था, इसलिए वे वास्तव में राक्षसों में परिवर्तित नहीं हो सके। लेकिन फिर भी उन स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट में एक प्रकार की पारलौकिक भावना थी जो पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट में नहीं थी, और वास्तव में उन आधे चरणीय दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स की खोज से बच सकते थे। इन 3 लोगों के अलावा ये जिवेन ने वान कबीले के 3 विशेषज्ञों के छायाचित्रों की भी खोज की। उन्होंने एक दुर्जेय मैट्रिक्स का गठन किया था और उस दमनकारी दबाव के दमन को तोड़ने के लिए हाथ मिलाया था। वे जबरन स्वर्ग श्रेणी की मार्शल आर्ट के प्रारंभिक चरण के क्षेत्र में घुस गए थे। वे तीनों एक साथ आ गए, जैसे कि उस भारी दबाव का विरोध करने का कोई विशेष तरीका हो। ये जिवेन ने कहा, चलो भी अंदर चलते हैं। ये ने ये जिवेन को कुछ संदेह के साथ देखा। वह नहीं जानता था कि एक शिवेन अंदर जा सकता है या नहीं, लेकिन वह जानता था कि वह उसके अपने परिवार का सदस्य है। वह जानता था कि वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और अगर वह और आगे जाता तो दबाव एक पल में एक बिल्कुल नए स्तर तक बढ़ जाता और वह उसके करीब नहीं पहुंच पाता। वह वान परिवार के 3 लोग भी नहीं थे। जाहिर है, वान परिवार के 3 लोगों ने कई सालों तक एक साथ काम किया था और उन्होंने जो मैट्रिक्स बनाया था वह उस भारी दबाव का विरोध कर सकता था, इसलिए वे इसमें टूट सकते थे। बेशक, तुम मेरे पीछे आओ, ये जिवेन ने कहा और नेतृत्व किया। सीधे हेवन टियर मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पहुंचे और निश्चित रूप से दबाव तुरंत दूसरे स्तर तक बढ़ गया और इसकी तुलना पृथ्वी टियर के शीर्ष स्तर के क्षेत्र से नहीं की जा सकती। अब इस दबाव ने ये जिवेन के शरीर को एक पल में लगभग कुचल दिया और फिर ये जिवेन का रक्त और क्यूई तुरंत ऊपर उठ गया, जिससे एक विशाल आभा क्षेत्र बन गया और वह भारी दबाव तुरंत अदृश्य हो गया। और ये ने जो भारी दबाव महसूस किया था वह पल भर में ही गायब हो गया और अचानक ये शिवेन को चौड़ी आंखों से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये जिवेन ने यह कैसे किया? और जब ये जिवेन और ये अंदर आए तो इसने तुरंत ही आधे अधूरे दिव्य मध्य चरण के 3 मास्टर्स और वान परिवार के 3 लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से ये जिवेन वह ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 7वें स्तर पर था, लेकिन वह वास्तव में उस बाधा को पार कर सकता था जिसे कई आधे चरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी पार नहीं कर सकते थे, और वह वास्तव में आसानी से टूट गया था।
इसके अलावा यह वैंग परिवार के 3 उस्तादों का विरोध करने के लिए सेना में शामिल होने का मामला नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये ज़िवेन आसानी से टूट गए थे। यदि ये ज़िवेन की अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक गुरु की हार उन्हें अपने गार्ड को ढीला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो यहाँ से निकलने में सक्षम होने से उन्हें एक सहज समझ मिली, क्योंकि इस तरह के दबाव को तोड़ा नहीं जा सकता था। ताकत पर भरोसा करके ये एक बहुत ही उच्च दायरे की समझ के माध्यम से तोड़ना संभव था। विशेष रूप से वान परिवार के 3 शीर्ष स्वामी। इस समय ये परिवार के 2 लोगों को ऊपर आते देख उन सभी ने स्पष्ट शत्रुता दिखाए। ये ज़िवेन ने इन लोगों के ध्यान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट की ओर दौड़ पड़े। ये ने करीब से पीछा किया। हाफ स्टेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम के शुरुआती चरण की ताकत पूरी तरह प्रदर्शित हुई। हालांकि यह सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि यह अभी भी अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। उसके लिए ये ज़िवेन के पीछे पीछे चलना कोई समस्या नहीं थी। इस मार्शल आर्ट में आध्यात्मिकता थी। ये ज़िवेन को सीधे भागते हुए देखकर यह वास्तव में बचने के लिए प्रकाश की एक धारा में बदलना चाहता था। ये ज़िवेन सीधे चिल्लाया, सीधे एक विशाल ड्रैगन का पंजा पकड़ लिया, सीधे हवा में उस मार्शल आर्ट की ओर पकड़ लिया। उस मार्शल आर्ट की भागने की गति बहुत तेज थी, लेकिन वह एक ज़िवेन की गति के साथ कैसे रह सकता था, और तुरंत एक ज़िवेन द्वारा पकड़ लिया गया। इस समय दूर से एक ठंडी आवाज आई, इसे छिपाओ, अपने हाथ में मार्शल आर्ट को जाने दो। इसके तुरंत बाद आकाश से एक ज़िवेन की ओर एक मार्शल आर्ट की धारा फूट पड़ी। ये ज़िवेन का फिगर बार बार चमक रहा था और तभी वह इस मार्शल आर्ट धार के हमले से बमुश्किल बच पाया। उसकी आंखें मारने के इरादे से चमक उठीं और वह क्रोधित हो गया। यदि उसकी प्रतिक्रिया पर्याप्त तेज नहीं थी या थोड़ी धीमी थी, तो वह 7वें स्तर के कानून अभिव्यक्ति दायरे में एक साधारण मास्टर था और वह सीधे मौके पर ही टुकड़ों में नष्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? इससे पहले कि ये ज़िवेन बोल पाता, ये ही पहले ही गुस्से में चिल्ला चुका था। अपने हाथ में मार्शल आर्ट सौंपो और हम तुम्हें जाने देंगे। वान परिवार के 3 उस्तादों के नेता काले कपड़े पहने हुए अपने 30वें दशक में एक युवा व्यक्ति की तरह दिखते थे। इस समय उनकी आंखें लालच से ये ज़िवेन के हाथ में मार्शल आर्ट को घूर रही थीं। इस मार्शल आर्ट के लिए वे लंबे समय से लालायित थे, लेकिन वे इस मार्शल आर्ट तक नहीं पहुंच सके और अंत में वे केवल हार मान सकते थे। लेकिन अब जब इस मार्शल आर्ट को ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था, तो वे अचानक वापस नहीं आ सके और सीधे इसे छीन लिया। यहाँ बहुत सारी मार्शल आर्ट हैं, अगर तुम चाहो तो जाओ और इसे खुद छीन लो, ये ज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। बच्चे, एक टोस्ट पीने के लिए केवल एक टोस्ट मना मत करो। हम देखते हैं कि आपका ये परिवार कई वर्षों से एक अमीर और शक्तिशाली परिवार माना जाता है, इसलिए हम आपको कुछ चेहरा देते हैं। इतने बेशर्म मत बनो। इस समय वान परिवार के 3 उस्तादों के बीच बैंगनी रंग के कपड़ों में एक युवक ने अपने बिस्वा दशा में चिल्लाया। उसके बगल में एक बड़े लाल कोट में युवक ने भी बार बार सिर हिलाया, जैसे कि उसकी मुट्ठी में ये ज़िवेन हो।